हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं CUET का सिलेबस। कौन से डोमेन का? बिजनेस स्टडीज डोमेन का। एंड इसमें जो चैप्टर आज हम कवर करने वाले हैं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको उस प्लेलिस्ट के लिंक में मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है। सो फट से जाइए, वहां पे क्लिक कीजिए और सारी वीडियोस देख लीजिए। चलिए, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा का पूरा चैप्टर एक बार मैं आपको क्विक वे में रिवाइज करवा रही हूं यहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें वही हैं जो 12th क्लास में हम पढ़ के आए हैं। जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो हैं बिजनेस फाइनेंस, इसका मतलब, इसका रोल, इसका ऑब्जेक्टिव और बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग, उसका मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, उसका मीनिंग एंड फैक्टर्स, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट। जहां तक आपको याद होगा 12th क्लास का सिलेबस, उसमें ज्यादातर उसमें मतलब इस पूरे चैप्टर में फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट, यही सब चीजें कवर हुई हैं। तो यहाँ पे भी बस वही सब करना है। ठीक है, शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। ठीक है, चलिए इसके लिए लेते हैं हम एक प्यारा सा छोटू सा एग्जाम्पल। ठीक है, और क्योंकि हम CUET में सारे एग्जाम्पल ले रहे हैं अमे के नाम से, तो यहाँ पे भी हम अमे का ही एग्जाम्पल यूज करेंगे। सो ये है अमे। ठीक है, अमे अभी है फॉर से 10 ईयर्स का। ठीक है, ये छोटू अमे है। सो अमे 10 ईयर्स का है। अब अमे ने एक शॉप में क्यूट से क्रेयॉन्स देखे। वो होते थे ना बचपन में, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ना कलर्स का बहुत शौक हुआ करता था, बहुत ज़्यादा ही। मतलब मेरे जितने भी रिलेटिव्स को अगर मेरे लिए गिफ्ट लाना होता था ना, वो सिर्फ और सिर्फ कलर्स उठा के लाते थे। कभी वैक्स वाले, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कैसे कैसे। और मेरे भाई बहन तो स्पेशली, वो नहीं आता था एक बॉक्स जिसमें हर टाइप के कलर्स होते थे। स्केच पेन्स भी होते थे, पेंसिल वाले भी होते थे, देन देयर यूज्ड टू बी वैक्स कलर्स ऑल्सो, शार्पनर डिफरेंट शेप का, वो वाला बॉक्स उठा के लाते थे। सो अमे ने भी ऐसे कहीं पे क्रेयॉन्स देखे। आप लोगों ने शायद नहीं देखे होंगे, वो मेरे टाइम पे चलते थे। उसमें ऐसा होता था, ये क्रेयॉन ना ऐसे था और यहाँ पे ना मुंडी बनी रहती थी, मतलब किसी का सर बना रहता था। बहुत क्यूट लगते थे, मुझे तो वो बहुत पसंद थे और इतने से 8 बॉक्स में आया करते थे। तो इसने वो क्रेयॉन्स देखे और इसको पसंद आ गए। अमे मेरी एज का है तो इसने भी ये क्रेयॉन्स देखे होंगे। तो इसको ये क्रेयॉन्स पसंद आए और इसको पता चला वो क्रेयॉन्स 50 रुपए के। ठीक है, अब अमे आगे वाली शॉप पे गया, उसने देखा आइसक्रीम आई है नई शेप की। वो नहीं आ रही आजकल, जैसे मैंगो का, एक्चुअल मैंगो का जो कवर होता है उसको अंदर से पूरा खाली कर लेते हैं और उसके बाद उसमें अंदर मैंगो की आइसक्रीम वो करते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे देखी, अभी तक टेस्ट नहीं की है, बट देर इज दिस न्यू टाइप आइसक्रीम। नई टाइप की नहीं है एक्चुअली, उसको पेश करने का तरीका अलग है। बस जैसे मैंगो की कोटिंग ले ली, और मैंगो की कोटिंग क्या ले ली, मैंगो का कवर ले लिया, उसको अंदर से पूरा खाली कर लिया और उसके अंदर मैंगो का पूरा शेक डाल दिया और उसको फ्रीज कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जब आप मैंगो खोलोगे तो आपको आइसक्रीम निकली हुई दिखेगी। ऐसे ही ऑरेंजेस की आ रही है, अलग अलग किस्म की आ रही है। तो इसने वो वेरी फर्स्ट टाइम देखी तो ये बहुत फैसिनेट हुआ कि ये तो खानी है। अब ये थी 100 रुपए की। ठीक है, अब उसके बाद मैंने देखा और क्या दिखाया इसको, एक बैट, एक क्यूट सा प्लास्टिक का बैट आया हुआ था। बैट की शेप कुछ इस प्रकार की होती है शायद, ऐसे है ना, ऐसे करके। तो इसने बैट देखा और प्लास्टिक का था, ये बहुत अच्छा लग रहा था, अलग ही कलर था और अलग ही सब कुछ था। ये प्लास्टिक का बैट था 100 रुपए का। ठीक है, फिर उसके बाद हमें और आगे गया तो उसने देखा इंपोर्टेड चॉकलेट्स। ठीक है, ये थी इसकी फॉर से 250 रुपीज की। ओके, या फिर 200 मान लेते हैं। अब भाई देखो, अमे के पेरेंट्स हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट और थोड़ा सा इसको जेब खर्ची इतनी अच्छी देते नहीं है। मतलब 10 रुपए 5 रुपए के समोसा खा लेना तुम कैंटीन में, बस इतना ही देते हैं। तो अमे को लगा यार ये सारी ख्वाहिशें कहाँ से पूरी होंगी। तो मैंने बोला चलो
पापा मुझे रोज 5 रुपए तो देते ही है, मैं एक काम करता हूँ, ये 5 रुपए जोड़ना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो इसने हर रोज वो जो 5 रुपए से मिलते थे उन्हें जोड़ना शुरू कर दिया। 100 दिन गुजर गए, पैसे बन गए कितने? 500। अब क्या ये इन 500 रुपए से ये सारी चीजें खरीद सकता है? बिल्कुल खरीद सकता है। 50 रुपए के क्रेयॉन है, पहले जाके फुर्सत में इसने ये खरीदे, मतलब अभी तक ये 5-5 रुपए गुल्लक में जोड़ रहा था, ठीक है। अब इसने फाइनली सोचा कि यार इतने दिन हो गए, ये गुल्लक में उतने पैसे हो गए होंगे, इसने गुल्लक उठाई और ऐसे फेंकी और नीचे पूरे पैसे बिखर गए, और इसने फिर कलेक्ट करे, गिने और 500 रुपए निकले उसमें से। अब ये फट से खुश होकर भागा है कहाँ पे? क्रेयॉन्स लेने के लिए। उसके बाद ये गया ये आइसक्रीम खाने के लिए जो कि 100 रुपए की आ रही है। फिर उसके बाद इसने जाके लिया ये बैट, और उसके बाद जाके खरीदे ये चॉकलेट्स, फिर भी 50 रुपए इसके पास बच गए। तो इसने सोचा इसको मैं अभी अपने पास रखता हूँ, माइट भी मुझे और कोई चीज़ पसंद आ जाए। अब आप पूरे एग्जाम्पल में समझ पा रहे हैं हुआ क्या है? पूरे एग्जाम्पल में ये हुआ है कि अमे ने, जिसको नॉर्मली पैसे उतने नहीं मिल पा रहे थे, या जिसकी ख्वाहिशें बहुत सारी थी, उसको बहुत चीज़ें खरीदनी थी, बट वो नहीं खरीद पा रहा था जस्ट बिकॉज उसके पास पैसे उस टाइम पे उतने नहीं थे। तो उसने कैसे पैसे का अरेंजमेंट किया, पैसे को एक्वायर किया, ओवर द टाइम सेव किया, और ज़रूर मतलब जब उसकी पैसे की जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई तो उसने जाके अपनी सारी चीज़ें जो भी उसको लगती थी वो सारी खरीद ली। ये पता है यहाँ पे ये 10 साल का हमें क्या कर रहा है? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा है। अभी लग रहा होगा आपको कितना भारी भरकम वर्ड, सच में ये कर रहा है, एक्चुअली ये कर रहा है, और हमें नहीं आप लोग भी करते होंगे। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट वैसे देखा जाए तो ऐसे हवा टाइप्स लगता है कि क्या है, इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट है, बट कहीं ना कहीं हम सब बचपन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हुए आ रहे हैं। पेरेंट्स पैसे देते हैं, हमें कोई ऐसी चीज़ खरीदनी है जो हम पेरेंट्स को नहीं दिखाना चाहते, हमने खरीदी है, कुछ उल्टी हमारी डिमांड पूरी करनी है, तो हम कैसे उसके लिए पैसे निकाल लेते हैं। निकालते हैं कि नहीं निकालते? ये क्या है? दिस इज़ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसे को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, उसको किस तरह से खर्च करना है, क्या करना है, कैसे करना है, मैनेजमेंट में जितने फंक्शंस लगते हैं वो सारे के सारे उस पर अप्लाई करना, यही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाई जाती है। सो कहीं ना कहीं हम सब अपने बचपन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हुए आ रहे हैं। इट्स जस्ट वी डू नॉट नो दिस कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई वी आर नॉट नेमिंग द थिंग विच वी आर डूइंग एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अदरवाइज कर हम वही रहे हैं। मैं बचपन में मेरे को कुछ भी चाहिए होता था ना, मैं हमेशा पैसे जोड़ती थी। मतलब आई यूज टू ऑलवेज सेव। गुल्लक में मेरे हमेशा पैसे रहते थे, मेरे पास हमेशा गुल्लक रहती थी। दिस इज़ द फर्स्ट ईयर जब मेरे पास कोई गुल्लक नहीं है। इससे पहले मैंने हर एक साल अपने पास एक गुल्लक रखी है। अब मैं कैश ज़्यादा रखती नहीं हूँ, इसलिए फिर मैंने वो डिसकंटिन्यू कर दिया। तो बस अदरवाइज हमेशा रखती थी, और जब भी ज़रूरत पड़ती थी उसमें से पैसे निकाल के आई यूज टू स्पेंड। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बस यही है, लेकिन पैसे से रिलेटेड हर वो चीज़ जो कि उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाई जाती है। दिस वॉज वन सच एग्जाम्पल, मतलब एक पार्ट मान सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सो द डेफिनेशन सेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू efficient acquisition, allocation and usage of funds। मतलब पहले तो फंड्स को एक्वायर करना efficiently, मतलब ये नहीं हो कि तुमने कहीं से चुरा लिए या तुमने ब्याज पे, बहुत ज़्यादा ब्याज पे ले लिया है। ब्याज पे लेना मतलब इंटरेस्ट पे लेना, लोन लेना किसी से। अब लोन लोगे तो वो सामने वाला इंसान इंटरेस्ट मांगेगा कि नहीं मांगेगा? बिल्कुल मांगेगा। तो उसे इंटरेस्ट पे करना, वो भी कितना, फॉर से 30%, 40%, 50% इंटरेस्ट पे करना, दैट इज वे बियॉन्ड द मार्केट इंटरेस्ट रेट, राइट। तो ऐसे में आपने एफिशिएंटली एक्वायर नहीं किया है पैसा। ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी क्या होता है, हम किसी से ब्याज पे पैसे ले लेते हैं, लेकिन वो इंसान को पता है कि हमें ज़रूरत है तो ब्याज का रेट बढ़ा देता है। मनी लेंडर्स पुराने जमाने में क्या किया करते थे? यही तो करते थे, लोगों को ठगते थे। आपने वो पुरानी मूवीज देखी होंगी जिसमें बड़े बड़े मनी लेंडर्स हुआ करते थे, गरीब जनता हुआ करती थी विलेज में, वो उनके पास जाया करती थी तो वो उनकी जमीनें जायदादें हड़प लिया करते थे, राइट। व्हाट वाज दैट? वो उनकी जरूरत का फायदा उठाया करते थे। तो वहां पे क्या इंसान जो लोन लेने आया है मनी लेंडर से, क्या उसने एफिशिएंटली एक्वायर किया है पैसा? नहीं, उसने वे बियॉन्ड जाके एक्वायर किया है पैसा। तो यहाँ ये बोलते हैं आपको एक्वायर करना है पैसा, मतलब आपको जुगाड़ लगानी है पैसे की, लेकिन एफिशिएंटली लगानी है। मतलब ऐसा कि आपको ओवर स्पेंड ना करना पड़े।
उसके बाद उसे एलोकेट भी करना, सिर्फ एक्वायर करना ज़रूरी नहीं होता, उसके बाद एलोकेट करना मतलब कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ आपको कितना कितना पैसा लगाना है, बाइफिकेट करना वो, और उसको यूज़ करना फाइनली। ये तीनों चीज़ें किसको, फाइनेंस को एक्वायर करना, एलोकेट करना और यूज़ करना, तीनों चीज़ें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर ये बोलते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर टू रिड्यूस द एक्सपेंसेस इन्वॉल्व्ड इन प्रोक्योरिंग फंड्स टू कंट्रोल रिस्क एंड अचीव इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि वो सारे एक्सपेंसेस को कट डाउन कर सके जो कि हमें कोई भी रिसोर्स से, कोई भी सोर्स से पैसे एक्वायर करने में मदद करता है। तो बेसिकली जैसे हम बोलते हैं कि हर एक सोर्स की ना अपनी एक कीमत होती है, चाहे आप इक्विटी से करें, ठीक है, इक्विटी में भी हमें मतलब बहुत सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट जिसे बोलते हैं, वो इनकर करनी पड़ती है। डिबेंचर से करेंगे तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लोन लेंगे तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। किसी भी सोर्स से अगर आप पैसा इकट्ठा करते हो तो कुछ ना कुछ खर्चा आपको करना पड़ता है, तो वो खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपने एक्वायर फिर भी उतना नहीं किया और उससे आपको बचने भी वाला उतना नहीं है, लेकिन आपने उसको एक्वायर करने में बहुत ज़्यादा खर्चा लगा दिया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बोलते हैं कि अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ लिया है तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों ज़रूरी होता है। The role of financial management is as such that it has a direct impact on all the financial aspects, activities of a company. Certain aspects affected by financial management decisions are size and composition of fixed assets. किसी भी organization में fixed assets का क्या size रहेगा, कितना composition रहेगा, कौन सी मशीनरी खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, क्या है क्या नहीं है, ये सारे के सारे big decisions financial management के अंदर आते हैं। तो किसी भी organization का पूरा composition और कितना साइज चाहिए हमें फाइनेंशियल एसेट का, ये सारा फिक्स एसेट का, ये सारा का सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसाइड होगा। देन अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट्स, ना सिर्फ फिक्स एसेट्स बल्कि करंट एसेट्स भी। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स का मतलब तो पता ही होगा, करंट एसेट्स वो जिनकी वैलिडिटी 1 साल तक की रहती है, वो ऐसे एसेट्स, और फिक्स एसेट्स मतलब जिनकी वैलिडिटी 1 साल के बियॉन्ड भी चलती है। अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज, कौन से हमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फंड्स इस्तेमाल करने हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे चलाने के लिए, वो भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही डिसाइड करते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन कैपिटल, पूरे कैपिटल में हमें कितना डेट चाहिए, कितनी इक्विटी चाहिए। नाउ आई होप आपको डेट और इक्विटी का तो मतलब पता होगा। डेट का मतलब होता है किसी से उधारी पे पैसे लेना, इक्विटी का मतलब होता है उससे पैसे लेना और बदले में उसको ऑनरशिप दे देना। ठीक है, तो कैपिटल में किसका प्रोपोर्शन कितना होगा वो भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसाइड करते हैं। ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स आ रही हैं वो भी हम कहीं ना कहीं मतलब हम डिसाइड नहीं करते, बट वो डिपेंडेंट होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे ही। अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ये बोलते हैं द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। इतना ताम झाम, इतनी ज़्यादा चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं एग्जैक्टली उसका मेन मोटो है कि जिन लोगों ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। अब ये कैसे हो सकता है, मान लीजिए आप हैं, आपने मेरी कंपनी में पैसे लगाए हैं, ठीक है, मतलब आपने मेरी कंपनी के फर्स्ट से शेयर्स खरीदे, 100 रुपये के शेयर्स खरीदे। अब अगर मैं उन 100 रुपये को, मतलब अगर मैं ऐसा कर रही हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं ऐसे कुछ चेंजेस ला रही हूँ जिसकी वजह से मेरे शेयर प्राइसेस की कीमत बढ़ जाती है, 100 से वो 200 हो गई। आपने इन्वेस्ट कितने किए थे, 100 रुपये किए थे, 100 से कितनी हो गई कीमत, 200 हो गई, मतलब 100 रुपये तो बढ़ोतरी हो गई ना आपके उसमें, राइट। तो ये क्या हुआ है, ये आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हुआ, ये आपको प्रॉफिट नहीं है, दिस इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यू आर एक्वायरिंग दोज शेयर्स और उन शेयर्स की कीमत बढ़ गई है। इट्स लाइक आपका एक घर है जिसका पहले 5 लाख रुपए प्राइस हुआ करता था, लेकिन आज उसका रेट बढ़ के हो गया है 10 लाख रुपए। तो वो घर आपके हाथ में था, यहाँ पे आपकी क्या इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट नहीं इंक्रीज हुआ, यहाँ पे आपकी वेल्थ इंक्रीज हुई है। बिल्कुल वैसे ही शेयर्स का प्राइस बढ़ने से किसी भी शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज होती है, और वही मेन मोटो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि भैया जिन लोगों ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है उनका थोड़ा सा भला कर देते हैं, उनकी वेल्थ को थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देते हैं।
It aims at taking financial decisions which prove beneficial for shareholders. ये ऐसा एम करते हैं कि भैया ऐसे decisions लिए जाएं financial जो कि shareholders को मदद करें. Such financial decisions are taken wherein the anticipated benefits exceed the cost incurred. This in turn implies an improvement in the market values of the share. An increase in the market value of share is gainful for shareholders. जब भी market value में change आता है shares की तो उससे क्या होता है, उससे shareholders को फ़ायदा मिलता है. Change आता है कैसे? पॉजिटिव चेंज, मतलब बढ़ोतरी होती है. तो नेगेटिव चेंज आएगा तो शेयर होल्डर्स को फायदा नहीं होगा. किसी ने 100 रुपये का शेयर खरीदा था, आज 80 रुपये का हो गया, जैसे पेटीएम वालों के साथ हुआ. मेरा भाई भी उनमें से एक है. तो पेटीएम वालों ने 100 रुपये के अगर शेयर्स खरीदे थे, 80 रुपये के हो गए तो क्या हुआ, 20 रुपये तुम्हारे कट हो गए. वैसा नहीं होना चाहिए, 100 रुपये से 180 आ जाए. ऐसे बहुत पहले पंजाब नेशनल बैंक वाले होल्डर्स के साथ भी हुआ था, शेयर्स होल्डर्स के साथ. मतलब पंजाब नेशनल बैंक ने तो क्या बुरी वाली उन लोगों की कर दी थी, हज़ारों से सीधा रुपए में, मतलब उसमें आ गए थे, 100 में आ गए थे. तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था उस टाइम पे. तो एनीवेज, it focuses on taking those financial decisions which lead to value addition for the company, so the price of the equity rises. As this basic objective gets fulfilled, other objectives such as optimum utilization of funds, maintenance of liquidity, etc. are also fulfilled automatically. It involves choosing the best alternative which will prove to be beneficial. ये एक ऐसा alternative choose करने में वो करते हैं, आपको बोलते हैं जो कि beneficial prove हो, मतलब पूरे organization को benefit दे. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, यही मेन कोर एरिया है इसका. मतलब पूरे चैप्टर का जो सबसे मेन कंटेंट है ना वो ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 अलग अलग तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं और ये तीनों डिसीजन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है. फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड है फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड है डिविडेंड डिसीजन. ये क्या बोलते हैं एक बार देख लेते हैं. ओके, चलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन को समझते हैं हम एक एग्जाम्पल की मदद से. इमेजिन कीजिए ये है एक लड़का जिसका नाम है चूचा. ठीक है, इसने नया नया लॉन्ड्री का बिजनेस शुरू किया है और ये अपने बिजनेस के लिए मशीन्स खरीदने गया है, वॉशिंग मशीन. इसने देखा कि 2 अलग अलग टाइप की वॉशिंग मशीन है, पैसों में थोड़ा बहुत अंतर है दोनों की, लेकिन और सर्विसेज में भी अंतर है. तो अब इसको डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सी वाली मशीन इसे खरीदनी चाहिए. फ्रंट लोड मशीन ही देख रहा है ये. ठीक है, पता है ना आपको मतलब फ्रंट लोड और टॉप लोड का. 2 अलग अलग टाइप की वॉशिंग मशीन आते हैं. एक होती है फ्रंट लोड जिसमें जो कपड़ों की लोडिंग होती है वो फ्रंट से होती है, मतलब सामने से वो ऐसे खुलती है, इसमें कपड़े जाते हैं और फिर आप बंद कर देते हैं गेट और फिर वो पूरा धुल जाती है. और दूसरी होती है टॉप लोड, जैसे इंडिया में पहले चला करती थी, अभी भी शायद बहुत सारे लोगों के पास है, जिसमें यहाँ से खुलती है, मतलब ऊपर से खुलती है और कपड़े ऊपर से डलते हैं और उस बंद होके फिर वो खुद धुल जाते हैं. तो उसे बोलते हैं टॉप लोड, इसे बोलते हैं फ्रंट लोड. इन लोगों के सर्व्स भी अलग अलग आते हैं. ठीक है, सो 2 मशीन्स देख रहा था, दोनों फ्रंट लोड थी, लेकिन दोनों मशीन्स की खासियत अलग अलग थी. ये जो मशीन थी ये उससे 5,000 रुपये सस्ती थी, लेकिन 5,000 रुपये सस्ती थी, लेकिन ये कपड़ों को सिर्फ 40% ही ड्राई करती थी, मतलब ड्रायर भी था इसके साथ, मशीन कम ड्रायर था. ये कपड़ों को 99% सुखा देती थी, ड्राई करती थी. ये 1 आवर लेती थी किसी भी कपड़े को धोने के लिए, ये 45 मिनट्स लेती थी. ठीक है, तो 99% कपड़े सूख के निकलेंगे बिल्कुल, मतलब ऐसे पहनने लायक, और 45 मिनट्स लगेंगे कपड़े धुलने में. यहाँ पे कपड़े धुलने में कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा. 40% ही सूखेंगे, मतलब उसके बाद आपको हवा में उसको या फिर धूप में उसको सुखाना पड़ेगा. एंड एट द सेम टाइम ये 5,000 रुपये सस्ती थी उस मशीन के कंपैरिजन में. नाउ चूचा हैज़ टू डिसाइड कि कौन सी वाली मशीन उसे खरीदनी चाहिए. व्हाट डू यू थिंक, कौन सी वाली मशीन उसे खरीदनी चाहिए? ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा ये वाली मशीन. क्यों? क्योंकि देखो 99% सूखी हुई मिल रही है, मतलब सुखाने के एफर्ट्स बच गए तुम्हारे, है ना. 45 मिनट्स में सुखा, मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, मतलब 15 मिनट एक्स्ट्रा आपके पास बच रहे हैं, जिसमें आप और एक्स्ट्रा कपड़े धो सकते हो और पैसा जनरेट कर सकते हो. माइट भी ये 5,000 रुपये सस्ती है, लेकिन मुनाफा इसको किस में होगा ज़्यादा, अगर ये बिजनेस में उसे लेके आता है तो इस वाली मशीन में. तो चूचा ने डिसाइड किया कि मैं ये वाली मशीन खरीदूंगा. यहाँ चूचा जो डिसीजन ले रहा है, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन इज दिस?
दिस इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से असेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना है सो दैट उससे हमें अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए, तो उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारा जो पहला डिसीजन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से वाले असेट में इन्वेस्ट करें सो दैट मैक्सिमम रिटर्न जनरेट हो, मैक्सिमम रिटर्न जनरेट हो। फिर आता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। नाउ व्हाट इज दैट? अब भाई देखो, दोबारा से इसी का एग्जांपल लेते हैं। हुआ क्या कि चूचा ने ये तो डिसाइड कर लिया कि उसको क्या करना है, लॉन्ड्री बिजनेस स्टार्ट करना है। उसने ये भी डिसाइड कर लिया कि उसे मशीन खरीदनी है, कौन सी खरीदनी है ये भी डिसाइड कर लिया। कितने की आएगी? 2 लाख रुपए की आएगी, ये भी देख लिया। ठीक है, तो इसको 2 लाख रुपए चाहिए। बट हुआ कुछ ऐसे कि चूचा के पास पैसे नहीं है। जो 2 लाख रुपए मशीन आ रही है जिसमें, चूचा के पास उतने पैसे हैं ही नहीं कि वो 2 लाख रुपए स्पेंड कर सके। तो अब उसे वो 2 लाख रुपए भी अरेंज करने हैं। अब इसके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? ये है चूचा का बेस्ट फ्रेंड, जो इसे आराम से 2 लाख रुपए दे सकता है, लेकिन वो इसे बोल रहा है कि वो इससे 10% क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। भाई दोस्ती में भी ऐसे मान के चलो कि लोग बाग अपना वो नहीं करते, ये थोड़ा वैसा वाला दोस्त था, कंजूस टाइप्स। ठीक है, तो इसने बोला पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा लेकिन अपना पैसा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है मैं भी कुछ बोलने वाली थी मेरे दोस्तों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी वैसे हो सकते हैं तो ऑफेंड हो जाएंगे, तो मैं नहीं बोलती। चलिए, फिर चूचा के पास एक ऑप्शन था कि अपने रिलेटिव से पैसा ले ले, पर रिलेटिव्स तो और ज्यादा वो होते हैं। उन्होंने बोला हम तुझे 2 लाख रुपए तो दे देंगे बट बदले में हमें 15% इंटरेस्ट चाहिए। रिलेटिव्स भी कम नहीं थे, उन्होंने बोला तुम्हारा दोस्त तुमसे 10% मांग रहा है, हम 15% मांगेंगे। दूसरा के पास एक और ऑप्शन था कि ये बैंक के पास जा सकता था, पर बैंक इससे मांग रहा था फॉर से 14% इंटरेस्ट। ठीक है, और इसके पास एक और ऑप्शन था कि ये अपनी फॉर से रिटेन्ड अर्निंग्स, नहीं रिटेन्ड अर्निंग्स तो इसके पास थी ही नहीं। और कौन कौन हो सकता है जिससे हम पैसे ले सकते हैं? फॉर से मैं बोलती हूँ इसके डैड। इसके डैड ने बोला कि चल तू ठीक है 2 लाख रुपए ले ले मुझसे, लेकिन बदले में तुझे क्या करना पड़ेगा? डैड भी बहुत चालू थे। डैड ने बोला मुझे 20% इंटरेस्ट दे। डैड बोले जब तेरे से इतने सारे लोग मांग रहे तो घर वालों का भला कर, मुझे 20% दे दे। अब आप देख रहे हैं कि जहां जहां से ये पैसे अरेंज कर सकता है, ये इसके सारे सोर्सेज है जहां से ये पैसा अरेंज कर सकता है। हर सोर्स का एक कॉस्ट आ रहा है। यहाँ पे इसको 10% पे करना पड़ेगा, यहाँ इसे 15% पे करना पड़ेगा, यहाँ इसे 14% पे करना पड़ेगा, यहाँ इसे 20% पे करना पड़ेगा। अब चूचा यहाँ पे डिसाइड करेगा कि भैया आउट ऑफ ऑल द सोर्सेस मैं कौन से वाले सोर्स को चुनूं सो दैट मेरा मिनिमम कॉस्ट लगे और मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो। तो चूचा को लगा यार ये बेस्ट फ्रेंड का ऑप्शन ही सही है। मतलब इस दुनिया में, इस दर्द भरी दुनिया में, इस मतलबी दुनिया में सिर्फ दोस्त ही एक ऐसा है जो मुझे फिर भी थोड़े सही रेट पे पैसे दे रहा है। तो उसने बोला चलो दोस्त से उठा लेते हैं। यहाँ चूचा जो डिसीजन ले रहा है ना, वो कौन सा डिसीजन है? कौन सा डिसीजन है? दिस इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है कि भैया आउट ऑफ ऑल द सोर्सेज जहां से आप पैसे उठा सकते हैं, आप वो वाला सोर्स चुनेंगे जहां पे आपको लीस्ट कॉस्ट इनकर होगी और आप मैक्सिमम आउटपुट डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आराम से पैसे उठा सकते हैं कम कॉस्ट में। ठीक है, सो बेस्ट फ्रेंड का ऑप्शन वाज द बेस्ट वन फॉर चूचा बिकॉज ही वाज गिविंग 10% पे इसे लोन, बाकी सब उसे बहुत ज़्यादा परसेंट पे दे रहे थे। इवन खुद का बाप ही इसको 20% पे दे रहा था। सो ये हो गया हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। मतलब आउट ऑफ ऑल द सोर्सेस एक ऐसा सोर्स चुनना जो कि
आपको कम कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट दे सके। उसके बाद आता है डिविडेंड डिसीजन। अब भाई देखो, चूजा ने ये जो कंपनी मतलब ये जो लॉन्ड्री बिजनेस शुरू किया था ना, ये कंपनी फॉर्मेट में किया था, ठीक है, इसने बनाई थी कंपनी, और उस कंपनी में इसके डैड ने किया था इन्वेस्ट। इसके डैड ने क्या किया था? इन्वेस्ट किया था इक्विटी के रूप में, ठीक है। एक बार बता देती हूँ मैं आपको कैसे। लेट मी डिलीट दिस ऑल्सो। यप, सो चूचा ने जो बिजनेस लॉन्ड्री का शुरू किया था, ये किया था कंपनी फॉर्मेट में। अब कंपनी फॉर्मेट में किया तो इसके शेयर होल्डिंग थी, कैपिटल था और इक्विटी इसने वो की थी, और शेयर होल्डिंग में इसके डैड ने 20% के शेयर्स खरीदे हुए थे। आउट ऑफ 100%, 80% इसके पास था, 20% इसके डैड के पास था। चलो, अब हुआ चूचा को बहुत सारा प्रॉफिट। अब चूचा के बिजनेस में इसको क्या हुआ? बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। अब इसको एक डिसीजन लेना है कि इस प्रॉफिट का कितना पोर्शन मैं डैड को और अपने आप को एज डिविडेंड पे कर दूं, और कितना पोर्शन इसी ऑफिस में मतलब इसी लॉन्ड्री बिजनेस में रिटेन कर लूं। क्या समझे? जब भी किसी इंसान को मुनाफा होता है तो वो ये दोनों चीज़ों में से एक ही चीज़ करता है ना, कि या तो उस मुनाफे को दोबारा से बिजनेस में रख देगा कि भैया फ्यूचर में इस्तेमाल हो जाएगा, या फिर उस पर्टिकुलर मुनाफे को बांट देगा ऑनर्स के बीच में। सो यहाँ पे यही इसी को डिसाइड करना है। 80% शेयर होल्डिंग इसके पास थी, 20% इसके डैड के पास थी। नाउ ही हैज़ टू डिसाइड कि कितना डिविडेंड के रूप में पे करूँ, कितना रिटेन करूँ, या पूरा का पूरा रिटेन कर लूँ डिविडेंड के रूप में कुछ ना करूँ, या पूरा का पूरा डिविडेंड के रूप में दे दूँ कुछ रिटेन ना करूँ। ये जो डिसीजन अब इसको लेना है ना कि कितना पोर्शन का क्या करना है, ये डिसीजन कहलाया जाता है डिविडेंड डिसीजन। क्या समझे? प्रॉफिट का कितना हिस्सा बांटना है और कितना हिस्सा रिटेन करना है, वो कहलाया जाता है हमारा क्या? डिविडेंड डिसीजन। आया समझ? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कौन से वाले असेट में आपको इन्वेस्ट करना है ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर पाओ। फाइनेंसिंग डिसीजन में आउट ऑफ ऑल द सोर्सेज कौन से वाले सोर्स से हम पिक करें सो दैट हमें कब कॉस्ट इन करो। डिविडेंड डिसीजन में प्रॉफिट का कितना हिस्सा रिटेन करना है और कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये तीनों चीज़ें डिसाइड की जाती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, और ये तीनों ही डिसीजंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें याद रखिएगा। हो सकता है आपसे केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं इसके रिस्पेक्ट में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दिस से अ फर्म मस्ट डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट द फंड such that it can earn maximum returns. Such decisions are known as investment decision and can be classified as long term or short term investment decision. अब इसमें भी बाइफिकेशन होती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। देर आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। लॉन्ग टर्म बोले तो जिसमें आपका पैसा 1 साल से ज़्यादा के लिए इन्वॉल्व रहेगा, जबकि दूसरे में 1 साल से कम टाइम ड्यूरेशन रहेगा। इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन सच एज इन्वेस्टमेंट इन न्यू फिक्स्ड असेट, न्यू मशीनरी और लैंड में, नई मशीनरी में या फिक्स असेट में अगर हम कभी इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो सालों साल चलते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाया जाता है। They are also known as capital budgeting decisions. Long term investment decision को हम capital budgeting decision भी बोलते हैं. It affects a firm's long term earning capacity and profitability and also has long term implication on the business. ये किसी भी business पे long term implication डाल सकता है. Then moreover such investment involves a large amount of money, so it is very difficult to revert such decisions. ऐसे decisions में क्योंकि बहुत सारा पैसा लगता है तो इन्हें वापस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे आप मुझे बताओ, मैंने लॉन्ड्री के लिए मतलब चूचा ने लॉन्ड्री के लिए मशीन खरीद ली, मशीन खरीदी, घर लेके आया, इसका मन बदल गया, इसने बोला नहीं यार दूसरी वाली मशीन ही सही थी। ये वापस गया, उसने उसको दुकानदार को बोला कि यार मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। दुकानदार बोलेगा भाई साहब once sold, अब आप मुझे वापस देना चाहते हो तो मैं सेकंड हैंड के प्राइस पे लूँगा आपसे। 50,000 रुपये की अगर आप ये लेके गए हो मशीनरी मुझसे, मैं आपसे अब इसे 30,000 रुपये में खरीदूंगा। आपको चाहिए तो दे जाइए वरना लेके जाइए।
सो ऐसे डिसीजंस में एक बार जब पैसा लग जाता है तो उसे वापस निकालना मुश्किल होता है, और ऐसे डिसीजंस को हम रिवर्स भी नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल नेचर के डिसीजंस कहलाए जाते हैं। और क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, इसलिए आपको ये डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। क्योंकि भैया देखो, एक तो पैसा बहुत सारा लग रहा है, ऊपर से रिवर्स भी नहीं कर सकते ऐसे डिसीजंस को, तो फिर क्या ही करोगे यार। एग्जाम्पल, डिसीजन टू परचेज अ न्यू फिक्स असेट, ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, नई ब्रांच खोलनी है या फिर नया असेट खरीदना है फिक्स नेचर का, तो ऐसे सिनेरियो में जो डिसीजन लेंगे वो आपका होगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। समटाइम्स वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन टर्म भी इस्तेमाल करता है। यू विल हैव टू रिमेंबर कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो कि लॉन्ग टर्म असेट से रिलेटेड होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। और दूसरा इसका पार्ट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये बोलते हैं दीज डिसीजंस आर आल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, मतलब ऐसे डिसीजन जो कि डे टू डे एक्टिविटीज में लगे होते हैं। मतलब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, डे टू डे एक्टिविटीज में जो खर्चा होता है उसको जो पूरा करने के लिए कैपिटल हम अपने पास रखते हैं उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन ही लेते हैं कि भैया डे टू डे एक्टिविटीज में कितना स्पेंड करना पड़ेगा, कहाँ स्पेंड करना पड़ेगा, कैसे। इससे कहीं ना कहीं आपकी उसकी ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी भी डिसाइड होती है। कैसे कि भाई देखो, लिक्विडिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ को कैश में कितनी इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, कितना कैश आपके पास है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो का क्या वो चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर डिसीजन पे डिपेंडेंट होंगी। एग्जांपल, डिसीजन रिलेटेड टू कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्सेट्रा, कितनी इन्वेंट्री आपके अपने पास रखनी है, रॉ मटेरियल्स कितने रखने हुए हैं, मतलब ज़्यादा स्टॉक रखना है, कम स्टॉक रखना है, ये सारे डिसीजन हम इसमें लिया करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं, मैंने आपको जैसे कि बताया था पूरे चैप्टर में फैक्टर्स अफेक्टिंग बार बार आता रहेगा। तो यहाँ आया है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। लॉन्ग टर्म असेट्स में जो आपको इन्वेस्ट करना है, जो कैपिटल बजटिंग आपका डिसीजन होता है, उसको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेट्स डिस्कस दिस। सी, फर्स्ट पॉइंट है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। ये क्या बोलते हैं कि भैया देखो, जब आपको कोई चीज खरीदनी होती है, फर्स्ट से मैं चाहे कितनी भी अमीर हो सकती हूँ, मेरे पास गाड़ी बंगला ये वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है ना तो मैं कोई चीज खरीद नहीं पाऊंगी। अब आप सोचो, मेरे पास 10 घर हैं, 20 गाड़ियां हैं, ठीक है, और मुझे आज एक क्या खरीदना है, फर्स्ट से रेस्टोरेंट खरीदना है, ठीक है। मैंने बोला चलो थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेस्टोरेंट खरीदते हैं, बट मेरे पास हार्ड कैश नहीं है, मेरे पास बैंक में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, क्या मैं वो रेस्टोरेंट खरीद पाऊंगी? आंसर है नहीं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बैंक बैलेंस या फिर कैश इन हैंड होना ही चाहिए अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो, क्योंकि वहां तो आपको पैसे ही लगाने पड़ेंगे। सो कैश फ्लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनालाइजिंग द कैश फ्लो एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट, ये आपको देखना पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट में कैश फ्लो कितना जाएगा, क्या आपके पास उतना परिपूर्ण है कैश फ्लो, तो अगर है तो ठीक है, अदरवाइज फिर यू विल हैव टू अरेंज फॉर दैट। सेकेंड पॉइंट है रेट ऑफ रिटर्न, मतलब आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से। मोर द रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम अ प्रोजेक्ट, मोर प्रेफरेंस इज गिवन टू दैट प्रोजेक्ट। जिस भी प्रोजेक्ट से, जिस भी ऑब्जेक्ट से, जिस भी फिक्स एसेट से आपको ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है, ऑब्वियसली आप उसी को खरीदना पसंद करोगे। जैसे लॉन्ड्री वाले एग्जाम्पल में उस इंसान को एक लॉन्ड्री मतलब एक वॉशिंग मशीन खरीदने से ज्यादा फायदा मिल रहा था, क्योंकि 45 मिनट्स में वो कंप्लीट हो रहा था, तो सेकेंड राउंड 45 मिनट्स के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो, उससे 99% सूख जाता था, तो मतलब यहाँ पे ज्यादा आपको कमाने का मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो यू विल परचेज दैट पर्टिकुलर एसेट ओनली। फिर है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, मतलब आपका क्राइटेरिया क्या है। बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के ना अपने खुद की कुछ पॉलिसीज होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ कैलकुलेशंस वो करता है बिफोर इन्वेस्टिंग इन पर्टिकुलर असेट। तो वो सारे जितने भी आपके क्राइटेरियाज हैं, क्या वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर असेट में इन्वेस्ट करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे। फिर है डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, ये बोलते हैं द रिस्क इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट इज एनालाइज एंड प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग लेस और मॉडरेट रिस्क आर चूजन। इनका कहना है कि भैया देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क लेने का ना एक लिमिट होता है। मेरे को पता मेरी ऑर्गेनाइजेशन इसका इतना रिस्क झेल सकती है तो मैं इतना रिस्क ले लूंगी, लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन इतना रिस्क झेल सकती है और मैं इतना रिस्क लूं, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी।
आप किसी भी जगह फर्स्ट से जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे अभी आप लोगों ने किया नहीं होगा, लेकिन कोई भी ऐसी चीज में तुम इन्वेस्ट करते हो, फर्स्ट से बचपन में वो 1-1 रुपए की लॉटरी आया करती थी, राइट? उसमें कभी आपको कुछ प्राइज मिल जाता था, कभी कुछ नहीं निकलता था, बट आप कितने पैसे लगाते थे उसमें? जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती थी, जितना आपको पता था कि हाँ इतना लगाना हार्मफुल नहीं होगा। लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो सिर्फ 1 ही रुपया लगाते थे वो लॉटरीज में, कुछ फ्रेंड्स थे जो 2-3 लगा लेते थे। मेरे को कभी कभी दादाजी से पॉकेट मनी ज्यादा मिल जाती थी, मतलब मम्मी से छुपा के वो दादाजी मुझे पॉकेट मनी एक्स्ट्रा दे देते थे, तो मैं 10-10 रुपए लगा देती थी और 10-10 रुपए लूज कर लेती थी। तो हर एक इंसान का अपना एक रिस्क क्राइटेरिया होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना रिस्क होता है, रिस्क का लेवल होता है। जितना रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना आप उतनी रिस्की इन्वेस्टमेंट में आप पैसा लगा सकते हैं। लेकिन जैसे शेयर्स में अगर कोई इंसान पैसा लगाना चाहे, अब मुझे पता है मैं तो वैसे ही कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है भैया अपने पैसे को कभी भी स्पेकुलेटिव वर्ल्ड में नहीं लगाना चाहिए। बट ऑब्वियसली आपको अगर पैसे कमाने हैं, इजी मनी कमानी है, तो लोग लगाते हैं आज की रेट में। बट कितना लगाओगे? जैसे मैंने भी शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा रिस्क लेवल इतना है, मैं इसके बियॉन्ड नहीं लगाना चाहूंगी। मैं अपनी पूरी जमा पूंजी शेयर्स में कभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आई नो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अगर वो पैसा का थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया। तो मेरे को पता है 10-20 हज़ार रुपए से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो 10-20 हज़ार रुपए मैंने लगा दिए, ऐसा। तो वही चीज है, रिस्क को भी कई बार कंसिडर किया जाता है। ये सारे फैक्टर्स है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन आई शुड से। फिर ये बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन इन्वॉल्व्स डिसीजन विद रिगार्ड टू द वॉल्यूम ऑफ फंड्स टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मतलब अलग अलग सोर्सेज से कितना वॉल्यूम आपको फंड्स का उठाना है वो डिसाइड करते हो आप इस पर्टिकुलर डिसीजन में। दीज डिसीजंस आल्सो इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसमें आप अलग अलग सोर्सेज भी देखते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, चूचा के फ्रेंड थे, मनी लेंडर थे, कोई उसके डैड थे, रिलेटिव थे, बैंक था, तो यहाँ पे आपने सारे अपने सोर्सेज देखे कहाँ कहाँ से आपको पैसा मिल सकता था। तो अलग अलग सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। There are two main sources of raising funds, namely shareholders funds and borrowed funds. दो sources होते हैं, एक होते हैं shareholders funds मतलब equity, और दूसरा होता है borrowed funds मतलब debt. Debt और equity मतलब दूसरों से उधारी पे पैसे लेना या फिर दूसरों को पैसा लेके ऑनरशिप देना। तो दोनों ही तरीके होते हैं जिनसे हम फंड्स रेज कर सकते हैं। Now you'll have to decide what proportion you want in your capital. Taking into consideration factors such as cost, risk and profitability, a company must decide an optimum combination of debt and equity. बहुत सारे पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद कंपनी डिसाइड कर सकती है कि उसको क्या ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पड़ेगा डेट और इक्विटी का, मतलब उसे कितना डेट पिक करना चाहिए और कितनी इक्विटी पिक करनी चाहिए। Now, for example, while debt proves to be cheaper than equity, it involves greater financial risk. ये बोलते हैं भैया डेट देखने में बहुत ज़्यादा वो लगता है, चीप लगता है इक्विटी के कंपैरिजन में, उसमें उतना खर्चा होता नहीं है, क्योंकि डेट में आपको क्या करना है, बैंक के पास जाना है, लोन लेना है ना, या फिर किसी के पास जाना है, डिबेंचर्स बेचने हैं और पैसे ले लेने हैं। लेकिन इक्विटी में आपका पैसा खर्च होता है क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट रहती है, राइट? तो यहाँ पे इक्विटी में आपको खर्चा करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फाइनेंशियल रिस्क की बात करें तो इसमें फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है ना, क्योंकि इसमें आपको फिक्स्ड ऑब्लिगेशन मिल रही है। डेट पे अगर कभी भी पैसा उठाओगे, इंटरेस्ट नहीं मांगेगा सामने वाला, फ्री में दे देगा क्या, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना। और इक्विटी में डिविडेंड देना या नहीं देना वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी होगी तो आप दोगे, नहीं होगी तो नहीं दोगे। Generally, a mixture of both debt and equity funds proves to be beneficial for the company. एक कंपनी के लिए दोनों का मिक्सचर ही अच्छा माना जाता है, ना एक्सट्रीम इक्विटी करो ना एक्सट्रीम डेट करो। मतलब यू भी ना करो कि 100% तुम डेट से रेज करो या 100% तुम इक्विटी से रेज करो। अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन इज बेटर। चलिए, डिफरेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी देखो। इक्विटी में ये बोलते हैं, इक्विटी क्या होता है बेसिकली, आपके जो कंपनी का कैपिटल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं शेयर्स। और ये शेयर्स अगर हम किसी को बेच देते हैं, उस इंसान को हम बोलते हैं शेयर होल्डर। और वो शेयर होल्डर क्या होल्ड कर रहा होता है आपकी कंपनी में, इक्विटी होल्ड कर रहा होता है। मतलब वो उतने परसेंट तक आपके कंपनी का क्या बन गया होता है, ऑनर बन गया होता है, ठीक है। और डेट तो है ही सिंपल, डेट तो मतलब उधारी पे सामान मतलब काम पैसे लेना, ठीक है। सो इक्विटी में ये बोलते हैं इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल आता है प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स भी आती है। रिटेन्ड अर्निंग्स बोले तो वो पैसा जो कि कंपनी ने ओवर द इयर्स कमाया था लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था लोगों को, अपने पास रिटेन करके रख लिया था।
वेरएज डेट में ये बोलते हैं इंक्लूड्स फंड्स रेज थ्रू डिबेंचर्स, लोन्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डेट। यहाँ पे वो फंड्स आते हैं जो कि आपने डिबेंचर से, लोन से या अदर फॉर्म ऑफ डेट से रेज किए हैं। नो फिक्स चार्जेस और कमिटमेंट, जब तक आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते कोई आपके ऊपर फिक्स ऑब्लिगेशन नहीं होती जो आपको पे करनी होती है। डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड बिकम्स नेसेसरी टू पे, मतलब वहां पे फिर आपके ऊपर मैंडेटरी हो जाता है कि यू विल हैव टू पे, अदरवाइज जब तक आप वो नहीं करते हैं, जब तक आप लोगों को अनाउंस नहीं करते कि हम डिविडेंड पे करने वाले, तब तक आपके ऊपर कोई फिक्स ऑब्लिगेशन नहीं होती। वेयरएज डेट वाले सिनेरियो में आपके पास फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होती है कि आपको इंटरेस्ट का रेट तो देना ही पड़ता है। सो इसमें फाइनेंशियल रिस्क होता है, उसमें फाइनेंशियल रिस्क नहीं होता है ज़्यादा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस फाइनेंशियल डिसीजन। बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग बहुत सारे आएंगे, हर उसमें आएंगे, तो यहाँ पे भी आ गया। फर्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल चूजिंग अ सोर्स ऑफ फंड। भैया कौन से सोर्स में कितना खर्चा आ रहा है, कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी आपको, वो एक बहुत मेजर पार्ट हो जाता है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन से वाले तरीके से, कौन से वाले सोर्स से पैसे इकट्ठे करने हैं। सेकेंड है रिस्क, कौन से उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, जैसे डेट में रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, इक्विटी में रिस्क कम इन्वॉल्व होगा, तो आपको कितना रिस्क लेना है, आपको 50-50 रिस्क चलेगा या आपको रिस्क बिल्कुल ही नहीं लेना है, आप सिर्फ इक्विटी रखना चाहते हैं, आपको रिस्क बहुत ज़्यादा लेना है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पूरा डेट ले लेंगे, ऐसा। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट बेसिकली किसी भी सोर्स से पैसा रेज करने के ऊपर जो खर्चा आता है उसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था इक्विटी से पैसा रेज करना है तो आपको पैम्पलेट छपवाने पड़ेंगे, आपको प्रोस्पेक्टस बनाने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे मिडलमैन्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एजेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो इन सबको ब्रोकर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो उन सबको पैसे देने पड़ेंगे। तो फ्लोटेशन कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको चाहिए फ्लोटेशन कॉस्ट कम हो तो आप डेट की तरफ जाओगे, अगर आपको चाहिए फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है तो आप इक्विटी की तरफ जाओगे। कैश फ्लो पोजीशन, आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, क्योंकि देखो अब मान लीजिए मैंने कहीं से लोन उठाया है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी, अगेन वही घर है, बंगला है, गाड़ी है, ये है वो है, बस बैंक बैलेंस नहीं है। तो अब मेरे को उस बैंक से लोन लिया मैंने, तो उस बैंक ने अगले महीने मुझे बोला इंटरेस्ट कहाँ है, मैंने बोला देखो सामान तो मेरे पास बहुत है लेकिन मेरे पास हार्ड कैश नहीं है। वो बैंक बोलेगा वो सामान को बेच और मैं हार्ड कैश दे, ठीक है। तो ये हार्ड कैश, कैश फ्लो पोजीशन आपकी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं क्योंकि आपको इंटरेस्ट जो पेमेंट होती है वो कैश में ही होती है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, कंपनीज हैविंग अ हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन डेट। ये बोलते हैं कंपनी की ऑलरेडी अगर हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, तो ऐसे सिनेरियो में भाई तुम ऑलरेडी इतना झेल रहे हो, तुम एक और बर्डन लेने के लिए क्या तैयार हो? लाइक सीरियसली, मतलब इतनी ऑब्लिगेशंस तुम्हारे सर पे पहले हैं और तुम इंटरेस्ट की एक अलग ऑब्लिगेशन अपने सर पे बांध रहे हो। इज़ इट वर्थ इट? तो बस बेसिकली अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, हाँ उतना आपका है बहुत, तो आप कर लो, नहीं कर सकते तो फिर रहने दो। कंट्रोल कंसिडरेशन, कंपनीज कितना कंट्रोल लूज करना पसंद कर सकती हैं। मतलब देखो जब भी आप इक्विटी से पैसा उठाओगे तो बहुत सारे लोग आपकी कंपनी में ऑनर्स बन के आ जाएंगे, जो ऑनर्स होते हैं उसका कंपनी पे कंट्रोल भी होता है। तो अगर आप चाहते हो कि दूसरे कंट्रोल कर लें आपकी कंपनी को तो आप इक्विटी इशू करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इफ़ यू डोंट वांट अदर्स टू कंट्रोल योर कंपनी, तो ऐसे सिनेरियो में फिर आप डेट की तरफ जाते हो क्योंकि डेट वाले आपकी कंपनी को कंट्रोल नहीं करते। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट की क्या स्थिति चल रही है। अगर कैपिटल मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, मतलब लोग वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, तो उस टाइम पे आप अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कैपिटल मार्केट की पोजीशन ऐसी है कि थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड चल रहा है, लोग बाग नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए मार्केट नए लोग बाग नहीं आ रहे हैं मार्केट में, देन इन दैट सिनेरियो फिर आप शेयर्स इशू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड डिसीजन। दे से डिविडेंड डिसीजंस इन्वॉल्व्स डिसीजंस रिगार्डिंग हाउ द कंपनी वुड डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट्स और सरप्लस। कैसे कंपनी अपने प्रॉफिट या सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो पर्टिकुलर चीज़ हम डिसाइड करते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में। डिविडेंड इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। डिविडेंड क्या है? ये प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो कि शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। भाई शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का एक पार्ट दिया जाता है ना, क्योंकि शेयर होल्डर्स ऑनर्स हैं कंपनी के और ऑनर्स को थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए। तो जो पार्ट उन्हें दिया जाता है उसको हम डिविडेंड के नाम से जानते हैं।
The company decides whether to distribute it to equity shareholders in the form of dividend or to keep it in the form of retained earnings. कंपनी को डिसाइड करना होता है कि क्या वो डिविडेंड के रूप में लोगों में बांट दे उस चीज़ को या फिर रिटेन करके रख ले, और बांटना और रिटेन दोनों ही करना है तो किस प्रोपोर्शन में करे. So the main decision is regarding how much profit is to be distributed and how much is to be retained in the business. So basically इस particular चीज़ में क्या decision लिया जाता है कि कितना profit हमें distribute करना है और कितना retain करना है. This decision is generally taken considering the objective of maximizing shareholder strength and also retaining earning to increase the future capacity. बेसिकली यहाँ पे ये देखा जाता है कि भैया कंपनी ग्रोथ के लिए सोच रही है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत हैवी हैं, ग्रोथ के बारे में सोच रही है, तो फिर कंपनी प्रेफर करेगी कि वो रिटेन्ड अर्निंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा रखे, ताकि कल अगर पैसे की आवश्यकता पड़े तो उसे बाहर लोगों से मांगना ना पड़े, उसके पास खुद की सेविंग्स हो. रिटेन्ड अर्निंग्स इज नथिंग, ऑर्गेनाइजेशन की खुद की सेविंग्स कह सकते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन. अब देखो, फर्स्ट है अमाउंट ऑफ अर्निंग. कंपनी को अर्निंग हुई कितनी है भाई. अगर मान लो छोटी छोटी तुच्छ पुच्छ सी अर्निंग हुई होगी तो भाई क्या ही दोगे तुम शेयर होल्डर्स को और क्या ही तुम रिटेन करोगे. फिर तो बेटर है, मतलब 100 रुपये कमा रहे हो तुम, 200 रुपये कमा रहे हो, 1000 रुपये कमा रहे हो, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो शेयर होल्डर्स भी मजाक उड़ाएंगे कि क्या है, हमारा मजाक उड़ा रहे हो तुम. स्टेबल अर्निंग्स, क्या उस पर्टिकुलर कंपनी की स्टेबल अर्निंग्स है, हर साल वो कमा रही है. अगर कमा रही है तो ठीक है, वो अच्छा खासा डिविडेंड अफोर्ड कर सकते हैं देना. अगर हर साल अर्निंग्स नहीं हो रही है, किसी साल मतलब प्रॉफिट हो रहा है, किसी साल लॉस हो रहा है, फिर प्रॉफिट हो रहा है, फिर लॉस हो रहा है, फिर अगले साल फिर लॉस हो रहा है, फिर प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे में अनस्टेबिलिटी है. तो ऐसे में डिविडेंड दे के लोगों को ज़्यादा अजीब दुनिया में, अलग दुनिया में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी दुनिया में रहने दो उन्हें. फिर है स्टेबल डिविडेंड्स. क्या हमारी पॉलिसी हर साल डिविडेंड देने की है. मतलब कई ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो अपनी गुडविल मेंटेन करने के लिए हर साल डिविडेंड देती है, तो क्या हमारी वैसी कोई पॉलिसी है. अगर है तो फिर डिविडेंड दो, अगर नहीं है तो फिर अपने मन से डिसाइड कर लो. ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, क्या कंपनी ने सोचा है कि आगे ग्रो करना है या फिर कंपनी जिस लेवल पे है उस पर ऑपरेट करते हुए खुश है. वैसे कोई भी कंपनी जिस लेवल पे वो होती है ऑपरेट करते हुए खुश नहीं होती, हर कंपनी सोचते हैं हम ग्रो करें. तो अगर आपको ग्रोथ करनी है तो उस टाइम पे आपको रिटेन्ड अर्निंग्स रखनी पड़ेंगी ताकि उस ग्रोथ में आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स इस्तेमाल हो सके. कैश फ्लो पोजीशन, भैया डिविडेंड देना है, डिविडेंड कैसे पे किया जाएगा. ऐसे मैं तुम्हें डिविडेंड देता हूँ तो इसके बदले में मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ या कुछ कर देता हूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है. आपको पैसे देने पड़ते हैं उनको. पैसे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए. अगर तुम्हारे पास पैसे हैं ही नहीं, हार्ड कैश है ही नहीं, तो तुम डिविडेंड कहाँ से दोगे उस इंसान को. प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं. कुछ शेयर होल्डर्स प्रेफर करते हैं डिविडेंड मिले, कुछ शेयर होल्डर्स प्रेफर करते हैं नहीं यार कंपनी में ही लगे रहने दो, अपना मतलब वेल्थ तो मैक्सिमाइज हो रही है इससे इन अ वे. तो ऐसा भी रहता है. टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है. डिस्ट्रीब्यूशन पे कितना टैक्सेशन लग रहा है. अगर ज़्यादा लग रहा है तो इट्स बेटर कि मत करो, या फिर जैसे भी चीज़ें सिनेरियो वो करे. स्टॉक मार्केट रिएक्शन, स्टॉक मार्केट आपके डिविडेंड डिसीजन से किस तरह से रिएक्ट करने वाले हैं. यूजुअली क्या होता है, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो स्टॉक मार्केट में एकदम से उस कंपनी के भाव बढ़ जाते हैं, तो उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है. कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट, मान लीजिए आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो वो बैंक लोन के चक्कर में आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिख के देता है कि आपको इतने % से ज़्यादा डिविडेंड नहीं देना, या फिर आप जब तक बैंक का लोन नहीं लौटा देते आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते. तो अगर ऐसी कोई ऑब्लिगेशन है तो यू हैव टू कंसिडर दैट ऑल्सो. Access to capital market. Capital market generally large companies having greater access to the capital market would not depend on retained earnings to finance their future project. आप capital market से कितना easily पैसा raise कर सकते हैं. अगर बहुत easily कर सकते हैं तो आपको retained earnings रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप जब चाहोगे आपको capital market से पैसा raise करने को मिल जाएगा. लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप नई कंपनी हो या फिर ऐसी कंपनी हो तो फिर आपको रिटेन्ड अर्निंग्स रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप बाहर पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते या बाहर वाले लोग आप पे रिलाई नहीं करते, तो शायद आपको पैसे नहीं मिल पाएंगे. लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, जो हमारी कंपनीज एक्ट है उसमें भी डिविडेंड से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजन लिखे हुए हैं, तो उनको भी आपको कंसिडर करना पड़ता है बिफोर टेकिंग दिस पर्टिकुलर डिसीजन. एंड दैट्स इट. ये हो गए हमारे 3 मेन डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड हमारा डिविडेंड डिसीजन. नाउ आई होप आपको ये तीनों बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. उसके फैक्टर्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं, बिकॉज बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं वहाँ से. ठीक है, नाउ विल बी स्टडिंग दिस फाइनेंशियल प्लानिंग. ये क्या होता है वो देख लेते हैं. सी, फाइनेंशियल प्लानिंग, नाम पे जाना. प्लानिंग, अभी तक हम क्या पढ़े थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. दोनों में डिफरेंस होता है, राइट. जैसे हमने पढ़ा था लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट, उसमें डिफरेंस क्या था कि लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है डायरेक्टिंग, जिसमें आता है लीडरशिप एज एन एलिमेंट. वैसे ही मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रोसेस है जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग,
स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आता है। सो अगर हम किसी चीज को बोले फाइनेंशियल प्लानिंग, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वन फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, पूरी प्रोसेस के एक फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं वहां पे। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल ऑपरेशंस। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, फ्यूचर को फोरसी करते हैं और उसके लिए हम कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं, राइट। तो बस यहाँ पे अगर हम फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाई जाती है। फाइनेंस को लेके हम फोरकास्टिंग करते हैं, फाइनेंस के लिए हम अलग अलग पॉलिसीज बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा होती है। तो इट्स बेसिकली डिजाइनिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी सच दैट द राइट अमाउंट ऑफ फंड्स आर अवेलेबल फॉर वेरियस ऑपरेशन एट द राइट टाइम। ये क्यों किया जाता है, ताकि राइट समय पे राइट अमाउंट ऑफ पैसे हमारे पास पड़े हों। मतलब अगर मुझे मान लीजिए फॉर से आई हैव अ फ्रेंड जिसका बर्थडे है 15 तारीख को और मुझे उसे 15 तारीख को गिफ्ट देना है, तो मुझे उस गिफ्ट के लिए पैसे जुगाड़ने हैं। तो 15 तारीख को मेरे पास वो पैसे होने चाहिए, 15 तारीख से पहले मेरे पास वो पैसे होने चाहिए, तभी मैं उसको उसके बर्थडे पे सही टाइम पे गिफ्ट दे पाऊंगी, राइट। उसके बाद होंगे अगर मेरे पास वो पैसे तो इट्स ऑफ नो यूज, बिकॉज जो जिस पर्टिकुलर चीज के लिए मुझे चाहिए थे, जिस दिन चाहिए थे, उस दिन तो थे ही नहीं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग मेरी किस तरह से चलेगी कि 15 तारीख से पहले पहले मेरे पास उतने पैसे होने चाहिए, और कितने होने चाहिए, जितने का मुझे उसे गिफ्ट देना है। तो राइट अमाउंट और राइट टाइम पे राइट पैसे होने चाहिए हमारे पास। दैट्स व्हाट वी डिसाइड इन फाइनेंशियल प्लानिंग। Main objective of financial planning, it says, identifying the sources from where the funds can be raised and ensuring that the required funds are available to the firm as and when needed. Identify करना वो सारे sources जहाँ से हम पैसा raise कर सकते हैं, और ये ensure करना कि जितने हमें funds की आवश्यकता है सही समय पे हमारे पास वो हो. For this, under financial planning, an estimation is made regarding the amount of funds which would be required for various business operations. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक estimation लगाना पड़ेगा कि भैया कितने फंड्स की हमें आवश्यकता है, कितने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, कब हमें उन फंड्स की आवश्यकता है. इन एडिशन एन एस्टिमेशन इज मेड रिगार्डिंग द टाइम एट व्हिच द फंड्स वुड बी नीडेड. तो टाइम और अमाउंट, दो चीज़ों का एस्टिमेशन हमें लगाना है. कौन से समय पे हमें आवश्यकता पड़ेगी, कितने अमाउंट की आवश्यकता पड़ेगी, और सोर्सेज देख लेना कहाँ कहाँ से हम रेज कर सकते हैं. ये पूरा काम आता है इसके अंदर. तो यही इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स है. To ensure that there is proper utilization of funds in the sense that there is neither surplus nor inadequate funding by the firm. देखिए, मुझे अगर मान लीजिए मेरे फ्रेंड के बर्थडे से पहले फॉर से मुझे उसको गिफ्ट देना है 10,000 का, ठीक है. वैसे मैं इतना महंगा गिफ्ट किसी को देती नहीं हूँ, पर 10,000 रुपये का मुझे उसे गिफ्ट देना है, ठीक है. तो मुझे पता है 10,000 रुपये मेरे पास होने चाहिए. कब होने चाहिए, फॉर से 14 जून तक होने चाहिए, ठीक है. तो ये भी ना हो कि मेरे पास 20,000 रुपये आ गए हैं, और ये भी ना हो कि मेरे पास 8,000 रुपये हैं. 8,000 रुपये होंगे तो जो गिफ्ट मैंने सोचा हुआ मैं उसे नहीं दे पाऊंगी. और 20,000 रुपये आ गए ना, तो मैं ना इतनी बेकार हूँ ना व्हेन इट कम्स टू शॉपिंग, इतनी बेकार हूँ कि फिर मैं ना, मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास एक बजट है, तो मैं जाते ही शॉपकीपर को जाते ही बताती हूँ कि भैया देखो मुझे इतने प्राइस के बीच में कुछ पैसा मतलब कुछ गिफ्ट दिखा दो. अब जब आई नो आई हैव लाइक ज़रूरत से ज़्यादा पैसा, तो मैं बजट तो बोलूँगी नहीं किसी को. मैं बोलूँगी नहीं कि भैया कोई रिस्ट्रिक्शन चाहिए, मैं बोलूँगी बढ़िया सा गिफ्ट दिखा दो. और मोह माया में यार साल में एक ही बार तो बर्थडे आता है किसी का, खुश कर रहे हैं तो और अच्छे से खुश करते थे, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ. तो उसका मतलब उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि ओवर एक्सपेंडिचर हो जाता है. जो चीज़ मैं 10,000 रुपये में अच्छी खासी ले सकती थी, उसे खुश कर सकती थी अपने दोस्त को, वहीं भी मैंने 15,000 रुपये स्पेंड कर दिए या 18,000 रुपये स्पेंड कर दिए फॉर से. गलत हो गया ना, ओवर एक्सपेंडिचर हो गया. तुमने जितना सोचा था उसके बियॉन्ड तुम चले गए, जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता. तो तुमने वो एक्स्ट्रा पैसे को 8,000 रुपये जो तुमने एक्स्ट्रा स्पेंड किए, यहाँ पे तुमने उसे क्या करा है, ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं करा है. सो तुम्हारे पास कभी भी फंड्स इनएडिक्वेट नहीं होने चाहिए और ना ही सरप्लस में होने चाहिए. दोनों ही खतरनाक होते हैं. इनएडिक्वेट हुए तो तुम ऑब्वियसली सस्ता गिफ्ट दोगे तो तुम्हें अच्छा भी नहीं लगेगा, उसे भी अच्छा नहीं लगेगा. एंड सरप्लस में हो गए तो तुम ओवर एक्सपेंडिचर कर दोगे, ठीक है. तो ये भी इंश्योर करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग में ही आता है. ओके, सो सेम थिंग जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि ओवर एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. देन इम्पॉर्टेंस की अगर बात करें फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन फेसिंग इवेंचुअल डिसीज सिचुएशन.
हेल्प्स इन फेसिंग इवेंचुअल डिसीजंस सिचुएशंस का मतलब क्या है? बोलते हैं फोरकास्ट थिंग्स दैट आर टू हैपन, हेल्प्स अ बिजनेस टू प्रिपेयर इटसेल्फ टू फेस फ्यूचर सिचुएशन इन अ बेटर मैनर। भाई जब हम पहले से फोरकास्टिंग करते हैं, मतलब हम पहले से ही फ्यूचर को समझने की कोशिश करते हैं, क्या हमारे लिए आ सकता है, क्या हो सकता है, कितने पैसे की हमें रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, तो हम उसके लिए बेटर प्रिपेयर्ड होंगे ना। जब हम अपनी लाइफ की भी प्लानिंग करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में कौन कौन से प्रोस्पेक्ट खुल रहे हैं हमारे लिए, तो ऐसे में हमारी लाइफ थोड़ी प्लान्ड और अच्छे वे में चलती है ना। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लागू होता है कि अगर हम फ्यूचर को थोड़ा सा फोरकास्ट कर लें तो हमें पता चल सकता है कि हमारे लिए कौन कौन से खर्चे आ रहे हैं, हमारे लिए कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट होने वाली है, कहाँ से कैसे रहने वाला है, कैसे क्या रहेगा, और उसके चलते हुए हम किसी भी सिचुएशन को एज अ शॉक नहीं लेते, क्योंकि हमने पहले से उसके लिए प्रिपरेशन करके रखी हुई थी। इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन, भैया सबको पता है, सारे डिपार्टमेंट्स को पता है हमारे पास इतना 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 ब्यौत है, इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। सो ऐसे सिनेरियो में हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट करके चलने की कोशिश करेगा ताकि चीज़ें परफेक्टली वर्क करें और किसी भी डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा ना स्पेंड करना पड़े जितना उन्होंने सोचा था उसके बियॉन्ड, या उनके पास सही समय पर उतना पैसा होना चाहिए। और हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंक्ड होता है कहीं ना कहीं पैसे के मामले में, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करती है, क्योंकि अल्टीमेटली तभी चीज़ें वर्क करेंगी ऑर्गेनाइजेशन में जब ये डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लगाएंगे। तो हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड्स की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है, ना ओवर एक्सपेंडिचर होता है और ना ही कम एक्सपेंडिचर होता है, ये मतलब कमी पड़ती है पैसे की। इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि सबको पता है कि भाई पैसे के टारगेट्स मिले हुए हैं, सब अपनी तरफ से अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्योंकि प्रॉपरली पहले से ही आपने सारी चीज़ें बाइफिकेट की हुई थी, तो हमारे लिए क्या इवैल्यूएट करना या एनालाइज करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल पड़ जाता है। हेल्प्स इन अवॉइडिंग सरप्राइजेज एंड शॉक्स, क्योंकि आप पहले से ही प्रिपेयर थे तो कोई भी चीज़ आपके लिए शॉक बन के या सरप्राइज बन के नहीं आएगी। इससे वेस्टेज भी कम होती है, डुप्लिसिटी भी कम होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास इतना ही है और हमें इसको ऐसे इस जगह इतना इन्वेस्ट करना है, मतलब लगाना है, इन्वेस्ट करना है, एक्सपेंडिचर के रूप में वो करना, खर्च करना, जो भी है, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या होगा कि भाई पैसा पता है इतना ही है, तो फिर हम वेस्टेज करने जाएंगे नहीं ना। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सरप्लस भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। अगर सरप्लस होता तब वेस्टेज की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, सरप्लस है ही नहीं, जितना चाहिए था उतना ही है, तो ऐसे सिनेरियो में वेस्टेज होएगी क्या, क्योंकि आपको पता है थोड़ी सी भी वेस्टेज हुई जेब से खर्चा निकाल के देना पड़ेगा। एक्ट्स एज अ लिंक, कहीं ना कहीं ये एक लिंक की तरह फ्यूचर और प्रेजेंट को वो करती है, मतलब बेसिकली क्योंकि हम यहाँ पे फोरकास्टिंग कर रहे हैं, फोरकास्टिंग किसकी होती है, फ्यूचर की होती है। कब कर रहे हैं, आज की डेट में कर रहे हैं, प्रेजेंटली बैठ के कर रहे हैं, तो प्रेजेंट और फ्यूचर को हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, ये क्या बोलता है? It says capital structure simply implies a combination of different financial sources which a firm uses to raise funds. There are two broad categories of sources of funds, namely borrowed funds and owners fund. ये बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कैपिटल होता है वो दो तरह के फंड से मिलके बना होता है। वन इज नोन एज हमारा डेट फंड, और मतलब या फिर बोरोड फंड्स बोलते हैं उसे, और दूसरा होता है ऑनर्स फंड। ऑनर्स फंड में आता है इक्विटी, और इसमें आ जाते हैं डिबेंचर्स, लोन्स, बॉन्ड्स, कुछ भी, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड ऑनर्स फंड्स कैन बी इन फॉर्म ऑफ रिजर्व्स या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स एक्सेट्रा। इन जनरल ऑनर्स फंड्स कॉल्ड इक्विटी। ऑनर्स फंड्स को जनरल लैंग्वेज में इक्विटी बोला जाता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पहले बता ही दिया, और ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में बेसिकली हमें ये डिसाइड करना है कि पूरी कैपिटल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग में काम करवाएगी उसमें हमें किस चीज़ का प्रोपोर्शन कितना रखना है, डेट का प्रोपोर्शन कितना रखना है या इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना रखना है। अकॉर्डिंगली कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी सिंपली स्टेटेड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड बाय अ फर्म। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द कंपनी। भैया ये चीज़ इतनी नहीं है कि भाई तुम आराम से डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है और चीज़ें खत्म हो जाएंगी, नहीं। इस चीज़ का बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है, इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है, किस किस चीज़ पे, आपकी कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क पे एंड एट द सेम टाइम प्रॉफिटेबिलिटी पे। जैसे कि मान लीजिए आपने डेट बहुत ज़्यादा भर भर के ले लिया, ठीक है, आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में मैक्सिमम पोर्शन किसका था, डेट का था, इक्विटी तो बस नाम मात्र थी, और ऐसा हुआ आपकी कैश फ्लो की पोजिशन बहुत ही बेकार चली गई। इस साल तुम्हारे पास कैश फ्लो है ही नहीं, मतलब इनकम कहीं से आ ही नहीं रही है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर, आउटफ्लो 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 हो रहा है, कैश नहीं होगा, डेट वालों को इंटरेस्ट पे कर पाओगे, नहीं पे कर पाओगे, क्या करना पड़ेगा, मजबूरन अपनी कंपनी के एसेट्स बेचने पड़ेंगे पे ऑफ करने के लिए तुम्हें डेट को।
सो ये तुम्हारे कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेके आ सकता है। तो यस, इन दोनों के प्रोपोर्शन में अगर हम कोई भी गड़बड़ी कर देते हैं, इन दोनों के प्रोपोर्शन को अगर हम अच्छे से सेट नहीं करते, कैपिटल स्ट्रक्चर को हम अगर अच्छे से मेंटेन नहीं करते, तो ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज फाइनेंशियल रिस्क दोनों को बहुत बुरी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है। Hence it needs to be taken after considering various aspects, इसलिए इस डिसीजन को बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। The way capital structure is framed by the company depends upon the three main factors: cost, risk and return। 3 मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कॉस्ट, रिस्क और रिटर्न्स पे। चलिए कॉस्ट कंसिडरेशन क्या बोलता है देख लेते हैं। ओके, सी कैपिटल स्ट्रक्चर को फिक्स करने से पहले कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है। कैसे? ये बोलते हैं डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस देन इक्विटी। क्यों? अब तुम किसी बैंक से लोन लेने जाओगे, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपनी गाड़ी उठानी है, तुम्हें बैंक तक ड्राइव करना है, वहाँ पे उतरना है, मैनेजर से बात करनी है, उनके सामने पेपर्स रखने हैं, जो भी रिस्पेक्टिव पेपर्स वो मांगेंगे, और उसके बाद वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना खर्चा आया? बैंक तक जाने का आई गेस पेट्रोल का खर्चा आया होगा, या फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऊपर से कुछ खर्चा जो अंडर द टेबल पेमेंट होती है वैसा सब आया होगा। उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करें, हम यहाँ पे लीगल मनी को कंसिडर कर रहे हैं सर। ठीक है, तो डेट में आपको कितना खर्चा इनकर करना पड़ा? जितना बैंक से आपकी दूरी थी, और पेट्रोल में जितना आपका लगा, या अगर CNG वाली गाड़ी है तो मतलब सस्ते में ही पहुँच गए तुम, ऐसे मानो। बट ऑन द अदर साइड जब बात करते हैं हम इक्विटी इशू करने की, इक्विटी इशू करने से पहले ROC को बताना पड़ता है, फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं, वहाँ पे पैसे पे करने पड़ते हैं, हर फॉर्म का एक अलग चार्ज होता है, वो पे करते हो आप। उसके बाद आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, प्रोस्पेक्टस इशू करने में ही बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। फिर आप ब्रोकर से मिलते हैं, आप एजेंट से मिलते हैं, आप मिडलमैन से मिलते हैं, इनको बोलते हैं कि अरे हमारे शेयर्स बिकवाओ। अंडर राइटर से मिलते हो कि तुम शेयर्स ले लो, तुम आगे बेचते रहना। और ये सारी मतलब ये जितने भी चीज़ें होती हैं ना कहीं पैसे इन्वॉल्व करती हैं। तो हर एक चीज़ पे आपने इतना खर्चा किया। आप मुझे बताओ ये क्या आपको सस्ता पड़ेगा डेट के कंपैरिजन में, जहाँ पे आपका अगर CNG गाड़ी है तो बिल्कुल ना के बराबर आपका खर्चा आ रहा है, और पेट्रोल के है तो थोड़ा बहुत खर्चा आ रहा है। यहाँ का खर्चा विल बी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा। इक्विटी वाली तरफ बात कर रही हूँ, इसलिए बोला जाता है कि डेट क्या है? एक चीपर सोर्स है फाइनेंस का इन कंपैरिजन टू इक्विटी। द लो कॉस्ट ऑफ डेट इज बिकॉज द लेंडर्स आर assured of the return amount, and that is it involves a low risk. Low risk in turn implies a lower rate of return. This implies a lower cost to the company. The interest to be paid on the debt is tax deductible. अच्छा, एक पर्सपेक्टिव तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा पर्सपेक्टिव सुनो। देखो, जब हम डेट इशू करते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि भैया सामने वाली मतलब जो भी सामने वाली पार्टी है उसको ये तो श्योरिटी है कि भैया मुझे ये पैसा तो वापस मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मुझे इसके साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो वो तो निश्चिंत होगा ना, उसको क्या ही टेंशन है आपको पैसे देने में। भाई मेरे को एक बात बताओ, बैंक जब आपको लोन देता है तो कोई ना कोई गारंटी श्योरिटी कुछ ना कुछ तो रखवाता ही है। उसको पता होता है कि भैया अगर ये इंसान नहीं भी पे कर पाया, इसका ये चीज़ बेच के मैं अपना पैसा निकाल लूँगा, तो उसको तो पूरी फुल ऑन गारंटी है कि मेरे को मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। क्या ये गारंटी इक्विटी में होती है? नहीं होती है। तो यहाँ पे डेट वाली तरफ रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो इंटरेस्ट रहता है वो यूजुअली कम रहता है, एंड ऊपर से टैक्स डिडक्टेबल भी रहता है। मतलब जब भी आप किसी चीज़ पे इंटरेस्ट पे करते हैं तो आप उसे अपने प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हैं, और उसके बाद जो फिगर आएगी उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल कंपनी के लिए कितना सस्ता वो हो गया ऑप्शन। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है ना, रिमेंबर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि भैया डेट, अगर डेट से हमने पैसा उठाया हुआ है उसके बाद उस पर जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसे हम अपने प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, और जो फिगर आती है उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करते हैं, मतलब टैक्स कैलकुलेट करते हैं। सो ऐसे सिनेरियो में ऐसे मानिए आप कि ये जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं ना, इससे आपको प्रॉफिट में से माइनस करने का मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका टैक्स का अमाउंट कम आता है। ठीक है, मान लो नॉर्मली तुम 100 रुपये पे टैक्स पे कर रहे हो तो दिस वाज योर प्रॉफिट मार्जिन, बट अब क्योंकि 10 रुपये तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो तुम्हें टैक्स कैलकुलेट करना है 90 रुपये पे, तो कम आएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करते फॉर से 10 आ जाता, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 9 आएगा, 1 रुपया बचा ना। तो ऐसे ही रहता है, ये भी एक फ़ायदा होता है कंपनी को अगर वो डेट से पैसे इशू करते हैं। इक्विटीज़ आर मोर एक्सपेंसिव देन टैक्स एज दे इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट एज वेल। जो मैंने फर्स्ट ही आपको एग्जाम्पल दिया, प्रोस्पेक्टस ये वो उन सबको कंबाइंडली बोला जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। Moreover, dividends paid to shareholders are not tax deductible। ऊपर से ये बोलते हैं कि भैया अगर आप कभी खुश होके सोचते हो कि भैया इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डिविडेंड्स टैक्स डिडक्टेबल नहीं होते। थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखो,
क्या डिविडेंड एक्सपेंडिचर है? क्या डिविडेंड एक्सपेंडिचर है? आंसर है नहीं। डिविडेंड वो प्रॉफिट है जिसको हम टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं और बांट रहे हैं। प्रॉफिट को बांटना तो एक्सपेंडिचर थोड़ी ना होता है। प्रॉफिट को बांटना क्या एक्सपेंडिचर होता है? थोड़ा इतना तो अकाउंट्स पढ़ा है अपन सबने, इतना तो पता ही होगा अपन को। तो डिविडेंड एक एक्सपेंडिचर नहीं है, तो जो चीज़ एक्सपेंडिचर नहीं है उसे टैक्स में से डिडक्ट करने का मौका क्यों दिया जाएगा आपको? इंटरेस्ट तो आपको एक्सपेंडिचर था, इसलिए उसको टैक्स में से मतलब टैक्स वाले अमाउंट में से डिडक्ट करने का मौका मिला अपन को। सो इसलिए प्रॉफिट का हिस्सा अगर हम बांट रहे हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, तो वो आपका एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता है। ठीक है, थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं बट बहुत सिंपल है, इतना तो हम अकाउंट्स में पढ़ ही चुके हैं सारी की सारी चीज़ें। फिर बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। भैया डेट इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल रिस्क इन द सेंस दैट देयर इज कंपल्शन टू रीपे द डेट अमाउंट इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ये फाइनेंशियल रिस्क किसके पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं? कंपनी के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। मेरी कंपनी है, मैंने कहीं से बैंक से लोन लिया, अब मुझे वो लोन पे करना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट। मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरे ऑपरेशंस चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, डज नॉट मैटर एट ऑल। आपको तो वो मतलब वो पे करना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट एज वेल एज द प्रिंसिपल अमाउंट। और नहीं पे करोगे तो तुमने जो भी चीज़ वहाँ पे मॉर्टगेज के रूप में रखी है, हाइपोथेकेट की है, वो सारी वो जब्त कर लेंगे, उन्हें बेच के वो अपना पैसा वसूल कर लेंगे। तो अल्टीमेटली उनको उनका पैसा मिल जाएगा, तो उनके लिए वो रिस्की वेंचर नहीं है। लेकिन हमारे लिए बीइंग कंपनी जिन्होंने लोन लिया है उनके लिए बहुत रिस्की हो जाता है। सो डेट फाइनेंशियल रिस्क के साथ आता है। Then they say any default and repayment may even lead to liquidation of the firm। अगर मान लीजिए आप रिपे नहीं करते हैं और बहुत आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, कर्जा चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, तो ऐसे सिनेरियो में आपकी फर्म का लिक्विडेशन भी हो सकता है। मतलब सारे एसेट्स चले जाएंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। In case of equity, there is no such risk as it is not mandatory to pay dividends to shareholders। ये बोलते हैं इक्विटी में वो रिस्क नहीं है क्योंकि डिविडेंड पे करना कंपनी की मर्जी होती है, ऑब्लिगेशन नहीं होता। मैंडेटरी नहीं है कि मुझे हर साल डिविडेंड पे करना ही करना है, नहीं, अगर मैं चाहूँ तो नहीं करूँ, बट हाँ वंस डिक्लेयर्ड देन इट विल बी मैंडेटरी और ऑब्लिगेटरी फॉर मी टू पे टू द शेयर होल्डर्स। एक बार मैं डिक्लेयर कर दूँ एजीएम में कि भैया इस बार हम डिविडेंड देंगे, उसके बाद आपको डिविडेंड ज़रूर देना पड़ता है। लेकिन अब जब तक आप डिक्लेयर नहीं करोगे, जब तक आप प्रॉमिस नहीं करोगे लोगों को, तब तक यू कैन चूज नॉट टू पे। ठीक है, फिर है रिटर्न। Debt offers higher return to the sense that in case of debt, the difference between cost and return is greater. Accordingly, the earning per share is greater. Thus, we can say that while debt is cheaper and offers higher return, it also increases the financial risk of the company. Hence, the decision regarding the capital structure must be taken after careful consideration of the factors of cost, return, and risk involved. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक कॉन्सेप्ट समझाई थी मैंने कि डेट का प्रोपोर्शन अगर बढ़ जाता है तो उससे कहीं ना कहीं अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाती है, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। बट साथ में ही ये भी बोल रहा है कि भैया ठीक है, हम मानते हैं कि डेट के अपने अलग प्रोज हैं, इक्विटी के अपने अलग प्रोज हैं, डेट के अपने अलग कॉन्स हैं, इक्विटी के अपने अलग कॉन्स हैं। तो हर एक के प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद, बहुत ही केयरफुल कंसिडरेशन करने के बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ का प्रोपोर्शन कितना रखना है। ठीक है, वैसे तो बोला जाता है कि एक अच्छा ऑप्टिमम सिस्टम ये हो जिसमें डेट और इक्विटी दोनों को ही हम इन्वॉल्व करें। ठीक है, और 50-50 में कर ले, या फिर जैसी भी हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग अलग कैलकुलेशंस होती हैं, अपने अलग अलग रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड होते हैं, उनके अकॉर्डिंग कर ले। मतलब सिर्फ एक ही चीज़ से पूरा का पूरा कैपिटल ना बनाए कि पूरा डेट से बना लिया है, पूरा इक्विटी से बना लिया। तो बट ये डिसीजन लेना कि कितना प्रोपोर्शन किसका होगा, इक्विटी का कितना हिस्सा रखना चाहते हो तुम, डेट का इतना हिस्सा रखना चाहते हो, वो सब तुम्हें लेना चाहिए केयरफुल कंसिडरेशन के बाद, हर एक चीज़ को सोच विचार करने के बाद। सो ये है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। और अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। भैया कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने से के बारे में डिसीजन लेने से पहले आपको कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। अगेन ये बोलते हैं कि भैया देखो, अगर हम किसी से डेट लेते हैं उसको इंटरेस्ट पे करना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा किस में करोगे, कैश में करोगे। कैश नहीं है तुम्हारे हाथ में, क्या तुम डेट लेना अफोर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो सिंपल सा लॉजिक लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारी कैश फ्लो पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है तो तुम ज़्यादा डेट अफोर्ड कर सकते हो, अगर तुम्हारी कैश फ्लो पोजीशन वीक है तो तुम उतना उतना डेट अफोर्ड नहीं कर सकते, बेटर गो फॉर इक्विटी।
देन है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये बोलते हैं इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ अ कंपनी कवर द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। कौन सी अर्निंग की बात की है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। EBIT कितने टाइम्स है किसके? इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन के, ये पता लगाया जाता है यहाँ पे। अगर ICR EBIT अपॉन इंटरेस्ट हाई है तो ऐसे सिनेरियो में हायर प्रोपोर्शन ऑफ डेट लेना चाहिए आपको, और अगर इफ इट्स लो तो आपको लोअर प्रोपोर्शन ऑफ डेट लेना चाहिए। क्योंकि भैया जब तुम इंटरेस्ट मतलब जब तुम डेट ले लेते हो तो इंटरेस्ट पे करने के लिए भी तो तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, और जितना तुम्हारा क्षमता होगी इंटरेस्ट के ऊपर अर्न करने की उतना ही ईजी होगा तुम्हारे पास डेट लेने का ऑप्शन, और जितनी तुम्हारी क्षमता कम होगी उतना तुम्हें डेट से दूर रहना चाहिए। डेट सर्विस कवरेज रेशो, ये भी समवट इंटरेस्ट कवरेज रेशो जैसा ये बोलता है दिस रेशो इज 1 स्टेप अहेड ऑफ ICR, ये ICR के एक स्टेप आगे है। It takes into consideration the return of interest as well as repayment of the principal amount। जैसे यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन था ना कि भैया कितनी तुम्हारी EBIT ओवर द टाइम्स है किसके? इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन के। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि देखो अगर तुम 100 रुपये किसी से उधार लेते हो तो तुम्हें 110 रुपये उसे वापस करने होते हैं, मतलब जो 100 तुमने लिए थे वो तो तुम्हें वापस करने ही करने पड़ेंगे, उसके ऊपर 10 रुपये तुम्हें एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट के होंगे वो भी पे करने पड़ेंगे। तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों ही पे करोगे, दो तुम्हारी ऑब्लिगेशन है ना। तो यहाँ पे अगर तुमने सिर्फ इंटरेस्ट को कंसिडर किया तो यहाँ पे तुम्हें इंटरेस्ट एज वेल एज तुम्हारे प्रिंसिपल अमाउंट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट बोले तो जितना अमाउंट तुमने लिया था किसी से उधार पे। ओके, नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, Return on investment is also a factor which helps in determining the capital structure of a company। आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिलने वाला है इस पे भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है तो आप ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो डेट, अगर कम है तो ऑब्वियसली आप डेट कम अफोर्ड करोगे, बिकॉज सिंपल सा लॉजिक है भैया, तुम खर्चा उतना ही करना अफोर्ड कर सकते हो जितनी तुम्हारी आमदनी होगी। अगर तुम्हारी आमदनी कम है तो खर्चे तुम बड़े नहीं करोगे। फिर कॉस्ट ऑफ डेट, ये बोलते हैं लो कॉस्ट ऑफ डेट हायर प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब अगर मान लीजिए आपको कम दाम पे एक डेट मिल रहा है तो आप ज़्यादा डेट लेना पसंद करेंगे, लेकिन अगर आपको महंगे दाम पे डेट मिल रहा है, जैसे कोई तुम्हें बोले कि मैं तुम्हें 40% पे लोन दूंगा, तो आप पागल होंगे। जब मार्केट रेट 12 से 14% चल रहा है तो हाउ कम आप 40% पे लोन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे? तो आप नहीं चाहेंगे उस टाइम पे ज़्यादा प्रोपोर्शन डेट का ऐड करना अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। टैक्स रेट, लो टैक्स रेट होंगे तो लोअर प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैसे? क्योंकि भाई देखो डेट का जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। अगर टैक्स ही कम रेट पे है तो फिर ऐसे सिनेरियो में आप कम ही प्रोपोर्शन लेना पसंद करोगे, लेकिन अगर हाई टैक्स रेट है तो ऑब्वियसली आप डेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा लोगे क्योंकि उससे आपको मुनाफा मिलेगा। फ्लोटेशन कॉस्ट, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट refers to the cost involved in the issue of shares and debentures and includes cost of advertising, underwriting, statutory fees, etc. Higher flotation cost involved in the raising funds from a particular source, lower proportion of that source in capital structure। भाई सिंपल सा लॉजिक लिखा हुआ है कि फ्लोटेशन कॉस्ट जितनी ज़्यादा होगी उतना हम ना पसंद करेंगे उस पर्टिकुलर सोर्स से पैसा उठाना, क्योंकि पैसे उठाने के लिए एक तो पैसा खर्च करना पड़ रहा है, यही एक थोड़ी सी इलॉजिकल चीज़ हो जाती है। ऊपर से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज यू वांट टू रेज फ्रॉम पर्टिकुलर सोर्स, तो ये तो थोड़ा सा लगता है ना कि ना किसी कहीं ना कहीं। तो इसलिए जिस भी सोर्स से ज़्यादा हाई फ्लोट मतलब जिस भी सोर्स की फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगी आप प्रेफर करेंगे वहाँ से वो चीज़ नहीं उठाने की। रिस्क कंसिडरेशन, हायर फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रिस्क, लोअर प्रोपोर्शन ऑफ डेट, और लोअर फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रिस्क हायर। वो ये बोलते हैं कि भैया अगर आपका रिस्क ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो आप डेट ऐड करके उस रिस्क को और बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। तुम्हारे सर पे इतनी सारी जिम्मेदारी है, इसकी EMI, उसकी EMI, ये करना है, वो करना है, बहन की शादी करनी है, इसका ये इलाज कराना है, ये करना है, वो करना है, उस टाइम पे और तुम लोन लेना पसंद करोगे? भाई इतनी सारी जिम्मेदारी है, तुम ऑलरेडी अपने सर पे लेके बैठे हो और जिम्मेदारी ऐड करना चाहते हो? नहीं पसंद करोगे। फ्लेक्सिबिलिटी, मोर यूज ऑफ डेट एट प्रेजेंट, एबिलिटी टू यूज डेट इन द फ्यूचर डिक्रीजेस। ये बोलते हैं कि भैया देखो किसी भी चीज़ को अगर तुम आवश्यकता से ज़्यादा अभी इस्तेमाल कर लोगे तो फ्यूचर में उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अगर आज की डेट में तुम बहुत ज़्यादा डेट लेके बैठ जाते हो तो कल तुम डेट की पॉसिबिलिटी को ही बिल्कुल ख़त्म कर रहे हो। कैसे? मेरे 2 घर थे, 4 गाड़ियाँ थी, मैंने सब पे लोन ले लिया, ठीक है, और बिल्कुल मैक्सिमम जितना लिया जा सकता था उतना ले लिया।
अब मुझे बताओ, मुझे और लोन चाहिए, कौन देगा मुझे? क्योंकि मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ तो ऑलरेडी मॉर्टगेज्ड है। तो ऐसे सिनेरियो में मुझे अगर नया लोन चाहिए तो मुझे नई प्रॉपर्टी पहले एग्जिस्टेंस में लानी पड़ेगी। सो इससे ये बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाती है अगर आप पहले से ही ज़्यादा डेट लेके बैठ जाए। इसलिए हमेशा पॉसिबिलिटी थोड़ी सी छोड़नी चाहिए आपको, कभी भी आपको पूरा का पूरा लोन एक ही टाइम में नहीं ले लेना चाहिए। कंट्रोल, अगर आप चाहते हैं मैनेजमेंट का कंट्रोल आपके हाथ में रहे, डेट ले लो, क्योंकि डेट वाले आपके काम में वो नहीं करते ज़्यादा, वो नहीं करते, पिक नहीं, मतलब व्हाट वी कॉल इट, क्या बोलते हैं उसको, टोचना, इसको एक वर्ड होता था, पोक नहीं करते, ठीक है। लेकिन जब आप इक्विटी इशू करते हो तो वो तो शेयर होल्डर बन जाते हैं ना, उनका तो जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है फिर इंटरफेयर करना। तो अगर आप नहीं चाहते कि लोग इंटरफेयर करें तो ऐसे सिनेरियो में डेट के लिए जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग इंटरफेयर कर ले तो फिर आप किसकी तरफ जा सकते हो, आप इक्विटी की तरफ जा सकते हो। Regulatory framework, regulatory guidelines provided by law specify the procedures which need to be followed while raising funds from different sources। ये बोलते हैं कभी कभी गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कुछ ऑब्लिगेशंस डाल देती है, कुछ रेगुलेशंस डाल देती है जिसको आपको फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे सिनेरियो में जो भी ऑब्लिगेशंस लिखी हुई हैं आप उन्हें फॉलो करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही आप क्या कर पाएंगे, पैसा रेज कर पाएंगे। स्टॉक मार्केट कंडीशन, अगर स्टॉक मार्केट बूम पे है तो उस टाइम पे आप स्टॉक इशू कर सकते हो, लेकिन अगर बेरिश ट्रेंड चल रहा है तो उस टाइम पे स्टॉक भी ऑप्शन वो नहीं, अब स्टॉक का भी ऑप्शन नहीं रहेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यूज ऑफ डेट इंक्रीजेस, फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीजेस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीजेस, डिफिकल्ट टू ऑप्ट फॉर इक्विटी कॉस्ट इंक्रीजेस। ये बोलते हैं अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा डेट ले लेते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गया भाई, क्योंकि आपने इतना सारा डेट ले लिया, उसको रिपे करने की ऑब्लिगेशन है ना आपके सर पे। अब आपकी कंपनी में पैसा लगाना रिस्की हो गया किसी भी इंसान के लिए। ध्यान से समझना इस चीज़ को, मैंने बोला कि तुम हो, ठीक है, तुम्हारी कंपनी में, ठीक है, बहुत सारा डेट ले लिया गया, तुम्हारी कंपनी द्वारा बहुत सारा डेट ले लिया गया। अब ले लिया, चलो तुमने डेट ले लिया, अब उसके बाद क्या होगा, इतना डेट लेने के बाद तुम्हारी कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क तो बहुत ही बढ़ गई है। अब कोई भी इंसान अगर तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है मतलब वो रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही करेगा ना। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना एज एन इक्विटी शेयर होल्डर मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो रहा है तो मैं फिर रिटर्न में एक्सपेक्ट भी करूँगी कि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। हम बोलते हैं ना ज़्यादा रिस्क हम तभी लेते हैं जब हमें एक्सपेक्टेड होता है कि प्रॉफिट भी ज़्यादा ही मिलेगा उससे। हम रिस्क भी ज़्यादा लें बदले में हमें प्रॉफिट ना मिले तो हम तो पागल कहलाए जाएंगे। सो इसलिए रिस्की वेंचर में अगर कोई इंसान अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो वो हाई रिटर्न के एक्सपेक्टेशन में करता है। सो इन अ वे आप इक्विटी को भी महंगा कर देंगे, ठीक है। मतलब जो भी इंसान आएगा वो बोलेगा मुझे डिविडेंड अच्छा खासा चाहिए भैया, या तो मेरी वेल्थ इंक्रीज करवाओ। तो ऐसे सिनेरियो में आपने उसकी एक्सपेक्टेशंस को भी फुलफिल करना होगा और डेट के तो पेमेंट तुम कर ही रहे थे, तो दोनों तरफ से तुम फंस जाओगे। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, इंडस्ट्री नॉर्म्स मतलब क्या चल रहा है, बाकी सब ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि तुम क्या करने वाले हो। क्योंकि जनरली जब जो सारे कर रहे होते हैं आप कहीं ना कहीं उससे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हो, ठीक है। तो उस तरफ भी देखते हो आप। ये 14 फैक्टर्स है जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है बिफोर सेलेक्टिंग द राइट प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ इक्विटी एंड डेट फॉर योर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। ये क्या बोलते हैं? ओके, फिक्स्ड कैपिटल आप सबको पता है ऐसी कैपिटल जो बेसिकली हम फिक्स असेट्स खरीदने के लिए यूज करते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म असेट्स, जो कि लंबे समय के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। उन्हें फिक्स असेट्स भी बोल सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म असेट्स भी बोल सकते हैं। उनके लिए जो हम कैपिटल इस्तेमाल करते हैं वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाई जाती है। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इंक्लूड्स allocating of firm's capital to different project assets. Such decisions are known as investment decisions or the capital budgeting decision. हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, अगर आपको याद हो, हम दो टाइप के डिसीजंस लेते थे। वहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कौन सी इन्वेस्टमेंट अपन को करनी है, राइट। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म जो असेट्स में इन्वेस्टमेंट होती है उस पर्टिकुलर टाइप के डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। दीज डिसीजंस अफेक्ट द ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस इन द लॉन्ग रन। ये भी चीज़ वहाँ पे लिखी हुई थी कि लंबे समय में आपकी कंपनी की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क इसी पे डिपेंड करते हैं। फिक्स असेट्स शुड बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल। ये बोलते हैं फिक्स असेट्स को यूजुअली अगर आपको मतलब वो करवाना है, फाइनेंस करवाना है, तो उसके लिए आपको ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक समझो, तुम्हें घर बनाना है, ठीक है,
और तुम अपने दोस्त से 10 दिन के लिए लोन ले रहे हो, तुम्हें घर बनाना है, घर बनाना मतलब फिक्स्ड असेट है ये आपका, राइट। इसको बनाने में भी समय लगेगा और ये लंबा समय तक भी चलेगा, बट क्या तुम्हारे 10 दिन के लोन से ये चीज़ फाइनेंस हो जाएगी? नहीं, तुम्हें माइट भी बैंक से 10 साल का लोन लेना पड़े, माइट भी हो सकता है तुम्हें अगर दोस्त से भी लोन लेना है तो 10-12 साल का लेना पड़े, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारा पैसा लगने वाला है और लंबे समय के लिए लगने वाला है। तो आप ऐसी चीज़ से उसे फाइनेंस नहीं कर सकते जिसकी रिटर्न करने की डेट अभी आजकल में ही हो रही हो, क्योंकि फिर तो यूं होगा ना कि भैया आपने अभी उस चीज़ को एंजॉय भी नहीं किया, बना भी नहीं है, वो चीज़ आपके हाथ में अभी तक आया भी नहीं है और आपके उसको मतलब फाइनेंस वाली जो रिपेमेंट है वो देने की ऑब्लिगेशन आ गई है। तो सरदर्दी क्रिएट करने का मतलब नहीं बनता। लंबे समय के लिए अगर आप किसी पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, लंबे एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसकी लॉन्ग लाइफ होने वाली है, तो उसके लिए फाइनेंसिंग भी आपको लंबे ड्यूरेशन वाली ही करनी चाहिए, लाइक इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। देन एग्जाम्पल्स है परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मतलब फिक्स्ड कैपिटल आप किन किन चीज़ों पे स्पेंड कर सकते हो। परचेज ऑफ लैंड, लैंड खरीदना हो, बिल्डिंग खरीदनी हो, प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी हो, न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करनी हो, या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्निक्स प्रोडक्शन की जो होती हैं उनमें इन्वेस्ट करना हो, एक्सपेंडिचर करना हो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जिनका इम्प्लीकेशन लॉन्ग टर्म में रहेगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म वाली के बारे में बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पे आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स अफेक्टिंग ही है। इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप क्या करना, 2 पेजेस लेना, ठीक है, उसमें छोटा छोटा फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस, फैक्टर अफेक्टिंग दिस, फैक्टर अफेक्टिंग दिस, ये सारा लिख लेना, या फिर एक टैबुलर फॉर्मेट बना लेना फैक्टर्स अफेक्टिंग का, और यहाँ पे लिख देना फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दिस डिसीजन, दैट डिसीजन। तो एक ही टेबल से आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और याद भी रहेगा, और इसको तुम पेपर से पहले बहुत आराम से देख भी सकते हो। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल में फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस किस नेचर का है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। अगर मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करने वाले हैं तो आपको फिक्स्ड कैपिटल बहुत सारी चाहिए होगी, क्योंकि मशीन लगानी होगी, आपको वो एरिया खरीदना होगा जहाँ पे आप अपनी मशीन्स रखेंगे, बाकी सारे अरेंजमेंट्स करने होंगे। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप ट्रेडिंग के लिए जाते हैं तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, लिया और बेचा, लिया खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, उसमें आपको कुछ बनाना नहीं है, तो मशीन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, मशीन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है तो आपको कोई ऐसा जो एडिशनल कॉस्ट एसोसिएटेड होती हैं, लेबर वेबर, उन सब की भी रिक्वायरमेंट एज सच नहीं रहेगी। मतलब लेबर वेबर तो वैसे भी वर्किंग कैपिटल का हिस्सा आ जाएगा, लेकिन फिक्स नेचर की जो होती हैं, जैसे बहुत सारी मशीन्स के साथ ऐसी यूनिट्स भी आपको परचेज करनी पड़ती हैं, स्टेबलाइज़र, ये वो जो उन मशीन्स को ऑपरेट करने में मदद करवाता है, उन सब पे भी खर्चा नहीं होगा। सो अल्टीमेटली आपका खर्चा बच जाएगा ट्रेडिंग वाले में। कौन सा वाला खर्चा? फिक्स नेचर वाला। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, आपके सपने कितने दूर के हैं। अगर आपके सपने हैं कि आपको बहुत बड़ा, बहुत जाइंट कुछ करना है, देन इन दैट सिनेरियो आपको फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा ही चाहिए होगी। लेकिन आपका इतना बड़ा कोई सपना नहीं है, आपको कुछ ऐसा जाइंट नहीं करना है, तो आपके फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर आप इतने से स्केल से काम, मतलब इतने से स्केल पे काम करके खुश हैं तो आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लाइक इफ आई से कि आपका प्रोडक्शन इतना है, ठीक है, प्रोडक्शन का स्केल इतना है, एंड यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड कि यार मैं इससे खुश हूँ, मैं इससे ज़्यादा सरदर्दी नहीं पाल सकता, तो आपको फिक्स कैपिटल और चाहिए नहीं होगी। लेकिन आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन इतना 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 है और यू आर लाइक और भी बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना बढ़ सकता है उतना बढ़े, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है कि आप किस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो, आपकी वॉल्यूम क्या है प्रोडक्शन की, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन, आप कितने डाइवर्सिफाइड वे में काम कर रहे हो, लाइक क्या आप एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो। एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होगी, लेकिन अगर आप 10, 15, 20, 40, 50 प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो इन दैट सिनेरियो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। चॉइस ऑफ टेक्निक, आप किस तरीके से काम करना पसंद करते हैं, लाइक आपको लेबर इंटेंसिव काम करना पसंद है या फिर कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव होगा तो मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। लेबर इंटेंसिव पसंद है तो लेबर को तुम्हें वेजेस पे करनी होगी, वो तुम्हारी वर्किंग कैपिटल में जाएगी, तो उसमें फिक्स कैपिटल का कुछ नहीं आएगा। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, आपके पास फाइनेंसिंग के ऑल्टरनेटिव्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। अगर बहुत सारे अवेलेबल हैं तो फिर आप फिक्स कैपिटल ज़्यादा लेना अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शंस ही नहीं है देन इन दैट सिनेरियो यू विल हैव टू फिगर आउट समथिंग एल्स।
टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मतलब जिस फील्ड में आप हैं उसमें कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, कितनी जल्दी पुरानी वाली टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट होती है, उस पर भी डिपेंड करेगा आपका फिक्स नेचर का कैपिटल कितना चाहिए रहेगा। अगर मान लीजिए आपको आप ऐसी चीज़ में है जिसमें बार बार टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, पुरानी वाली बिल्कुल ऑब्सलीट हो जाती है, तो आपको बार बार वो सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, तो आपका फिक्स कैपिटल ज़्यादा जाएगा ना। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि क्या आपका कोई ऐसा दोस्त है या कोई ऐसा कॉम्पिटिटर या कोई ऐसा उस फील्ड में है जो आपके साथ कोलैबोरेट करके वो पर्टिकुलर मशीनरी खरीद ले। लाइक एक मशीनरी है, मैं भी टेक्सटाइल बिजनेस चला रही हूँ, मेरी फ्रेंड भी टेक्सटाइल बिजनेस चला रही है, वो मशीनरी मुझे पूरा टाइम इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है, 24/7 मैं उसे इस्तेमाल नहीं करूँगी, पर वो मशीनरी पर 24/7 काम हो सकता है। तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, यार मुझे वो मशीनरी चाहिए, उसने बोला यार चाहिए तो मुझे भी, लेकिन मेरा पूरा दिन का काम नहीं है। तो मैंने बोला अरे सेम, मेरा पूरा दिन का काम नहीं है, तो क्यों ना हम ऐसा कर ले, हम दोनों मिलके उस मशीनरी को खरीद ले। अब हम बात कर ही रहे थे, एक तीसरा फ्रेंड और आ गया टेक्सटाइल बिजनेस का, उसने बोला यार वो मशीनरी तो मुझे भी चाहिए। तो उसने बोला मुझे 3 घंटे का काम है, मैंने बोला मुझे 6 घंटे का काम है, उसने बोला मुझे भी 4 घंटे का काम है। तो हम तीनों ने मिल के कोलैबोरेट करके वो मशीनरी खरीद ली। तो वो मशीनरी की पूरी कीमत एक इंसान को बेयर नहीं करनी पड़ी, 3 अलग अलग इंसानों ने पार्ट में उसे बेयर कर लिया, ठीक है। इससे क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इंडिविजुअली सबकी क्या आएगी, कम आएगी। जबकि अगर वो मशीनरी कम्प्लीटली मुझे खरीदनी पड़ती तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरी ज़्यादा होती, क्योंकि मुझे पूरा पैसा खुद से लगाना पड़ता। नाउ आई विल बी शेयरिंग दिस पैसा विद दीज पीपल, राइट। सो ये हो गए हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यहाँ पे अब उनका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, बेसिकली डे टू डे एक्टिविटीज़ पे जो खर्चे होते हैं ना, उसके लिए जो पैसा जुगाड़ा जाता है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर आता है, ठीक है। जैसे फिक्स असेट्स खरीद रहे थे तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, अब डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में बात हो रही है तो इस टाइम पे वर्किंग कैपिटल के बारे में बात होगी। 2 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के, एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दूसरा होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में दिस इट सिंपली इंप्लाइज इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स। करंट असेट्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसे हम सिंपली बोल देते हैं वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। लेकिन अगर हम CA माइनस CL मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। सो एक ग्रॉस रहेगा, एक नेट रहेगा। ग्रॉस में कुछ नहीं है, करंट असेट्स के बारे में बात होती है सिंपली, वेयरएज नेट वर्किंग कैपिटल में करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज के बारे में बात होती है। एल्जेब्रिकली द नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, जो मैंने अभी आपको लिख के बताया, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे, फर्स्ट है टाइप ऑफ बिजनेस पे। They say, for instance, trading organization have shorter operating cycles, that is, no processing is done in such organization. Accordingly, they require quite low working capital. अब ट्रेडिंग वाले क्या करते हैं, सामान लाते हैं और बेच देते हैं, लाते हैं और बेच देते हैं। क्या वो किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं? नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में इनको ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता, लाए बेचा पैसे लिए, लाए बेचा पैसे लिए। सो ऐसे सिनेरियो में इनके पास पैसे आते जाते रहते हैं। लेकिन जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है वहाँ पे ऑपरेशंस में भी बहुत सारा समय लग जाता है, जिसकी वजह से पैसे बहुत टाइम के लिए इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्वेस्ट हो जाते हैं बिजनेस में, जिसकी वजह से आपको वर्किंग कैपिटल और ज़्यादा नया जुगाड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे वाले सिनेरियो में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है ट्रेडिंग में, क्योंकि आपके पास पैसा आता जाता आराम से रहता है, तो आपको बार अलग से अपनी जेब से निकाल के डालना नहीं पड़ता। As against this, an organization dealing in manufacturing would require larger working capital। जो रीजन मैंने अभी आपको दिया बस वही एप्लीकेबल होगा। स्केल ऑफ ऑपरेशन, छोटे स्केल पे काम कर रहे हो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होगी, बड़े स्केल पे काम कर रहे हो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। फिर है फ्लक्चुएशन इन बिजनेस साइकिल। दे से इन वेरियस फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज डिफरेंट। फॉर इंस्टेंस, इन द फेज ऑफ बूम बोथ प्रोडक्शन एंड सेल्स आर हायर, अकॉर्डिंगली द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो हायर। एज अगेंस्ट दिस, इन द फेज ऑफ डिप्रेशन द डिमांड इज लो एंड सो इज द प्रोडक्शन एंड सेल आर लो। देखो, जब आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बूम सेशन चल रहा है, मतलब आपकी धड़ाधड़ बिक्री हो जा रही है, तुम्हारे प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बहुत है, तुम्हारे प्रोडक्ट्स की सप्लाई भी बहुत है क्योंकि प्रोडक्शन सही से चल रहा है, तो तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि बार बार आपको पैसा डालना पड़े ताकि आप उस डिमांड को मीट कर पाओ।
भाई तुम ये समझो, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली है, मैंने एक नया प्रोडक्ट बनाना शुरू किया है, मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड सर चढ़ के बोल रही है, तो मेरे को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगाना पड़ेगा ना उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो बस वही चीज़ है। और वहीं पे अगर डिप्रेशन पीरियड चल रहा है मेरे प्रोडक्ट के लिए, नहीं है उतनी ज़्यादा डिमांड मेरे प्रोडक्ट की, तो ऐसे सिनेरियो में फिर मेरे को कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगी, क्योंकि डिमांड ही नहीं है तो उतनी सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उतना प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वर्किंग कैपिटल उतना लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रोडक्शन साइकिल रेफर्स टू द टाइम गैप बिटवीन रिसीविंग गुड्स एंड देयर प्रोसेसिंग इनटू द फाइनल गुड्स। ये बोलते हैं रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स बन जाने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं हमारा प्रोडक्शन साइकिल। जितना लंबा प्रोडक्शन साइकिल होगा उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल आपको अलग से इंट्रोड्यूस करते रहनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार आपने इसमें पैसा लगाया, पैसा बहुत टाइम के लिए फंस गया जब तक वो फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं होगा, और उसके बाद बिकेगा नहीं, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए प्रोडक्शन साइकिल बहुत छोटू सी है कि एक दिन के अंदर अंदर ही प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, एक घंटे के अंदर अंदर ही प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, तो ऐसे में पैसा मतलब आपने लगाया, फिनिश प्रोडक्ट बना, उसको बेचने के लिए भेज दिया, और तो वहाँ से पैसा आएगा, तो वर्किंग कैपिटल आपको अलग से अपनी जेब से और इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगर आपने लंबा सोचा हुआ है कि आपको बहुत बड़ा कुछ करना है तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आपने सोचा है कि कुछ बड़ा नहीं करना है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होगी। सीजनल फैक्टर्स, companies require huge amount of working capital because of the high level of activity in the peak season, whereas during the lean season there is, जैसे बूम और डिप्रेशन के बारे में बात करें ना, बूम पीरियड में अपन को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगता है, वैसे ही जब आपका पीक सीजन चल रहा होता है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जब आपका लीन सीजन चल रहा होता है तब आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती। लाइक मेरी भूआ इज़ इनटू स्कूल यूनिफॉर्म्स बिजनेस, ठीक है, तो उनका एक पीक सीज़न आता है, उस टाइम पे उनके यहाँ पे काम भी बहुत चलता है और उनके पैसे भी बहुत लगते हैं, ठीक है, उनका जो लेबर कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है, वो उनको एडिशनल 2-3 लेबर हायर करने पड़ते हैं, उनका जो बगल वाली बिल्डिंग रेंट पे ले लेते हैं तो वो भी पैसा लगने लग जाता है, वेयर हाउस के खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब उस टाइम पीरियड में जब आपका पीक सीजन चल रहा होगा आपके एक्सपेंडिचर्स भी ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। क्रेडिट अलाउड, आप कितने समय के लिए उधारी देते हैं, अगर आप लंबे समय के लिए उधारी देते हैं, ऑफर करते हैं लोगों को, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। क्यों? तुमने लोगों को बोल दिया कि भैया तुम दे देना, 2 साल बाद पैसे दे देना, अब 2 साल तक तुम क्या करोगे, तुम पैसे कहाँ से लाओगे, अपनी जेब से बार बार इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे ना तुम्हें, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए पैसे तो चाहिए रहेंगे, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ चलाने के लिए पैसे तो चाहिए रहेंगे। सो ऐसे सिनेरियो में अगर तुम्हारी क्रेडिट पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि हाँ बहुत लंबे समय के लिए हम लोगों को मौका दे रहे हैं ये सब करने के लिए, तो ऐसे सिनेरियो में उनको कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगी। क्रेडिट अवेल का आपको कितना क्रेडिट मिलता है आराम से, मतलब अगर मान लीजिए आप रॉ मटेरियल्स वगैरह क्रेडिट पे ले लेते हैं तो उस टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी नहीं लगेगी, लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो सप्लायर है वो आपको रॉ मटेरियल्स क्रेडिट पे नहीं देता तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कंपनीज विद हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी विल रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल, जिनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, मतलब जो काम करने का तरीका है वो बहुत एफिशिएंट है, जो ऑपरेशंस है वो बहुत एफिशिएंटली चलते हैं, तो उनको लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर आपकी ऑपरेटिंग जो एफिशिएंसी है वो बिल्कुल है ही नहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वेस्टेजेस हैं, ये है वो है, देन इन दैट सिनेरियो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना ईजिली मिल जाते हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर मिल जाते हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए आपको रॉ मटेरियल्स बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा समय लगता है 10-15 दिन का, देन इन दैट सिनेरियो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको उतना स्टॉक अपने पास रखना पड़ेगा हमेशा और बार बार ऑर्डर भी करते रहना पड़ेगा सही ड्यूरेशन पे, एंड वाइस वर्सा। लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, मार्केट में आपका कॉम्पिटिशन कितना, अगर ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ज़्यादा वो रही इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, लो कॉम्पिटिशन है तो इन्वेंट्री मेंटेन नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। एंड दैट्स इट, हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। बस इस चैप्टर में याद रखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग बहुत सारे हैं, बस एक टेबल बनाओ, उस टेबल में सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग को लिख दो एक साथ, तो एक ही टैबुलर प्रेजेंटेशन से तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। सो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। पुराने चैप्टर्स का लिंक आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, नए चैप्टर्स भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड होने वाले हैं। सो उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, उसको सेव कर लो, एक्चुअली जितने भी न्यू एडिशंस होंगे ना CUET एग्जाम के वो उसी लिस्ट से होंगे। सो आई होप कोई डाउट नहीं गया होगा, अगर फिर भी गया है तो डाउट सेक्शन में मतलब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।
एंड इसी के साथ साथ नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर तुम्हें आराम से बिना कम्बरसम के वीडियोस तक पहुँचना है बिना किसी कियोस्क के, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस जाना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। और ये कैसे जाओगे, तुम गूगल करोगे magnetbrains.com और ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे टॉप कोर्सेज दिखाई देंगे, यहाँ पे सारे कोर्सेज में नीचे लिखा हुआ है CUET में जो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है बिजनेस स्टडीज़ के लिए। और जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप भी मैं ही पढ़ाने वाली हूँ, तो वो इसके जस्ट नीचे ही दिखाई देगा, तो उस पर भी क्लिक कर सकते हो अगर तुमने वो डोमेन चुना है। तो लाइन वाइज तुम्हें सारी वीडियोज़ दिख जाएंगे, तुम्हें क्लिक करना है, वीडियो देखनी है, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं और मैग्नेट ब्रेन्स को थैंक यू करना है। दैट्स इट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर यू टाइम एंड पेशेंस। तुमने पूरी वीडियो देखी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।